यस हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। क्या हो गया भाई? नोरा किसको तड़पा रही है ना? नोरा किसको तड़पा रही है भाई? कौन तड़प रहा है नोरा के प्यार में? हमने तो कहा था दूर रहना। हमने तो कहा था दूर रहना। तुम्हारे बस की नहीं है। क्या लेक्चर नंबर 5 है आज? मैं बढ़िया हूँ संतोष एकदम। आज पिंक शर्ट क्यों, पर्पल क्यों नहीं? एक्चुअली पर्पल ही है, लेकिन आज आज एक्चुअल पर्पल है, लेकिन आपको पिंक दिख रही है ना? जीवन में पहली बार एकता मेहता कह रही है आप, उसके बाद हंसने वाली कौन सी बात है? ये सायन मूल। चलिए भाई, करें क्या शुरुआत? अरे एक तो आप लोग बहुत हौले हौले आते हो, कहाँ टहलते रहते हो? शाम हुई नहीं कि टहलने निकल जाते हैं। कहाँ टहलते रहते हो बताओ? शुक्रिया शुक्रिया, नमन। वेरी गुड इवनिंग। पीयूष कह रहा है क्यों पागल काटते हो हमारा? सच्ची कह रहा हूँ, सच्ची कह रहा हूँ। पर्पल शर्ट है भाई ये। एग्जाम डेट आ गई तो हाँ, बधाई हो बधाई हो, है ना? नारियल फोड़ो इस बात पे। आदित्य कह रहे काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, तो पहले ही हो गया था। काउंटडाउन तो पहले स्टार्ट हो गया था। आपके लिए लड़की ढूंढने जाते हैं सर सब, प्रतीक कह रहा है रोज। है ना? मेरे को तो आज भी एक भी खबर नहीं मिली अब तक कि एक आध पसंद आ गई हो। चलो। नोरा को ढूंढने निकले थे, तो मैं कह रहा हूं तुम मत पड़ो चक्कर में, तुम्हारे बस की नहीं है। दिख तो पिंक रहा है, ठीक है, पिंक दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 13 तारीख से एग्जाम है, बहुत ही शुभ तारीख है। चले करेगा स्टार्ट, करेगा स्टार्ट, है ना? सुनेगा तो यहाँ पर करते हैं शुरुआत। हमने कल जो है पढ़ा था किसके बारे में? फ्रॉड वगैरह के बारे में थोड़ा हमने डिटेल में पढ़ा था। और मैंने आपको कहा था कि भाई ये जो डिफरेंस ये पढ़ के आना, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप ये डिफरेंस पढ़ के आगे होंगे, है ना? परफेक्ट है ना? तो देखो, फ्रॉड में 4-5 चीज होती थी, है ना? और फ्रॉड आई थिंक डोंट थिंक आपको बताने की जरूरत है, ये तो आप रोज करते फिरते होंगे किसी ना किसी के साथ। अरे चलो, तन्मय कह रहे सर अपना कैमरा ठीक करो, पिंक पर्पल खेलते रहती हो। अभी फ्री बैच है ना, जब पेड बैच होगा ना तब पैसा थोड़ा बहुत आएगा ना, तब ले लेंगे बस। ओके चलो। सुनो, यहाँ पर क्या बोला है? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 17। तो ये आपने पढ़ा था कि भाई साइलेंस का मतलब जो है हमेशा फ्रॉड नहीं होता है। साइलेंस का मतलब फ्रॉड कब हो सकता है ना? साइलेंस का मतलब, है ना? साइलेंस का मतलब फ्रॉड कब हो सकता है? साइलेंस का मतलब फ्रॉड तब हो सकता है जब इट वॉज योर ड्यूटी टू स्पीक, जब आपकी ड्यूटी थी और सर्कमस्टेंसेज वर सच, है ना? या फिर भाई सर्कमस्टेंसेज ऐसे थे दैट योर साइलेंस वाज इक्विवेलेंट टू स्पीच, आपका चुप रहना ही बोलने के बराबर था, उसको आप कहते हैं फ्रॉड। चलो सुनो, है ना? यहाँ पर कौन है? यहाँ पर कौन है? चलो देखो, तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपने पढ़ लिया था। हाँ, ये तो आपने पहले ही पढ़ लिया था। फिर इसको हमने एनालाइज किया था। एनालिसिस में हमने क्या बोला था कि भाई आपको कोई स्टेटमेंट बोलना है जो आपको पता है गलत है, फिर भी आप बोले जा रहे हो, है ना? आप किसी फैक्ट को छुपा रहे हो, आप कोई रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो, है ना? सामने वाले ने उसके ऊपर क्या किया है, उसके ऊपर भरोसा करके, है ना, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, आपको पता नहीं था फिर भी आप झूठ बोल रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या कि भाई ये सेम पॉइंट से, है ना, आपने जो झूठ कहा था सामने वाले ने अगर भरोसा कर पे, है ना, सामने वाले ने भरोसा करके, सारी वीडियो एक जगह नहीं है, हाँ, है ना, लेकिन प्लेलिस्ट में डलवा देंगे, चिंता ना करो। ठीक है सर, आप बिगड़े बिगड़े से लग रहे हो। अमन कहने का मतलब, अमन 2-3 दिन बाद आए क्या? चलिए सुनिए, तो यहाँ पर क्या है? द पर्सन शुड हैव रिलाइड अपॉन द रिप्रेजेंटेशन, तो आपने जो झूठ झूठ कहा है उसके ऊपर भरोसा करने उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, तो ही वो कल जाके ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि हाँ भाई आपके झूठ पर मैंने भरोसा किया था और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ हूँ, और उसके अलावा उसको नुकसान भी होना चाहिए। अगर आपने झूठ बोला, सामने वाले को नुकसान नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वैलिड रहेगा। ओके परफेक्ट, क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। चलिए,
तो ये भी क्लियर है, परफेक्ट है, तो यहाँ तक डन। देन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्रॉड वाला, ये क्या हो सकता है, आप कैंसिल भी करवा सकते हो, आप कॉम्पनसेशन भी ले सकते हो, क्योंकि आपने फ्रॉड किया है, सामने वाले ने आपके साथ फ्रॉड किया है, तो आप कॉम्पनसेशन भी ले सकते हो। और थर्ड वाला क्या, कि आप उसको परफॉर्म भी करवा सकते हो। जिस प्रकार से सामने वाले ने आपको क्या किया था, जिस प्रकार से सामने वाले ने आपको प्रॉमिस किया था, आप उसी कंडीशन में उसको लेके जा सकते हो, अगर आप कोर्ट को कहो तो। कल मैंने आपको 4 कैमरे वाला जो है आपको एग्जांपल दिया था, होपफुली आपको याद होगा। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो नेक्स्ट है मियर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड। तो यहाँ पर क्या बोला था, चुप रहने का मतलब हमेशा फ्रॉड नहीं होता है, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी होती है, जिम्मेदारी होती है बायर की, परचेसर की। तो परचेसर हैज टू बी बिवेयर। तो यहाँ पर लॉ क्या कहता है कि भाई जो दुकानदार है वो तो लूटने के लिए बैठा है ना। बेवकूफ कौन है, बेवकूफ तो कस्टमर है। तो कस्टमर को हमेशा क्या रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, है ना। कस्टमर को क्या रहना चाहिए, कस्टमर को हमेशा हमेशा सजग रहना चाहिए। सजग रहना चाहिए मतलब क्या, बिवेयर रहना चाहिए। ओके, परफेक्ट, क्लियर, है ना। चलिए चलिए सुनिए, अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका। यहाँ पर कुछ सुअर बेचे गए थे, आपका सबसे फेवरेट जो है जानवर, है ना। हमने अपने एक पोल करवाया था कि भाई आप क्या पालना पसंद करोगे, कुत्ता, बिल्ली या सुअर। तो बच्चों ने कहा तो सुअर पालना पसंद करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, आदतें बिल्कुल मैच होती है आप लोगों की। सर पोल करवाया था दूसरे लेक्चर में, उसमें है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, एच ने डब्ल्यू को कुछ पिग्स बेचे थे, है ना, कुछ सुअर बेचे थे, और कहा था कि विथ ऑल फॉल्ट्स, और कहा था क्या कि विथ बाबुल, क्या कहा था, विथ ऑल फॉल्ट्स। इसका मतलब कि भाई आपने बोल दिया था कि भाई आप चेक कर लो, है ना, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आपकी क्यों जिम्मेदार रहेगी, मतलब कस्टमर की जिम्मेदार रहेगी। तो उसको फीवर था, सेलर को पता, सेलर ने बताया नहीं, तो बायर की गलती है ना, बायर ने चेक करना चाहिए था। ठीक है, परफेक्ट, है ना, बहुत ही बढ़िया। चलो नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 28। तो ये सब भाई घोड़े और घोड़ियों का इनको बहुत पसंद आता है ना। मुझे लगता है कि आईसीआई वालों की ना शादी लेट होती होगी, है ना, घोड़े घोड़ी वाला एग्जाम्पल बहुत देते हैं। चलो सुनो, देन साइलेंस इज फ्रॉड व्हेन, है ना। यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट्स है जहां पर आपके साइलेंस को भी फ्रॉड मान लिया जाता है। पहला पॉइंट, व्हेन देयर इज अ फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, जब आपके भरोसे का रिलेशनशिप हो। तो यहाँ पर आपने एजेंट वाला एक पॉइंट पढ़ा था कि आपने अपने एजेंट को बोला था कि शेयर्स खरीद के देना, बट उसने अपने बेच दिया था, तो उसने सीक्रेट प्रॉफिट कमाया था। तो आपके पास पूरा पूरा अधिकार था कि या तो आप कैंसिल करो या फिर चलने दो और सीक्रेट प्रॉफिट्स क्लेम करो। ठीक है, तो जहां पर आपका फिड्यूशियरी मतलब भरोसे वाला रिलेशनशिप होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर सपोज टू टेल अनदर पार्टी द एग्जैक्ट ट्रुथ। सेकंड, ये किस में था, रीगियर वर्सेस कैम्बेल स्टुअर्ट। सेकंड था आपका कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस के केस में तो कल हमने काफी, है ना, डिटेल में डिस्कशन किया था। भाई इंश्योरेंस केस में आप अगर दारू पीते हैं, सुट्टा मारते हैं, जो भी करते हैं, तो आपको पहले से बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाद में आप पकड़े गए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे नहीं देती है। ठीक है, देन देखिए नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड वाला पॉइंट था कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ मैरिज। तो यहाँ पर जब आप शादी करते हैं तो ध्यान रखना, शादी के केस में सामने वाली से सब पूछताछ कर लेना, और आप भी सब कुछ बता देना कि आपने कितने घुमाए हैं, आपको कितनों ने घुमाया है, क्या अभी भी आप किसी के प्यार में तो नहीं हो, जबरदस्ती शादी तो नहीं कर रहे हो। तो ये सब चीजें बतानी की पड़ेगी, नहीं तो है ना आपके ऊपर जो है केस किया जा सकता है, मतलब शादी तोड़ी जा सकती है। शादी के बाद था फैमिली सेटलमेंट। तो जब फैमिली सेटलमेंट होता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो यू आर सपोज टू डिस्क्लोज ऑल द फैक्ट्स, वो भी आपको बताना पड़ेगा। एंड लास्ट वाला क्या था आपका, शेयर अलॉटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो जहां पर शेयर अलॉटमेंट किया जाता है, तो वहां पर पहले प्रोस्पेक्टस दिया जाता है ना। एंड पहले जो प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, उस प्रोस्पेक्टस में सारी की सारी आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पहले से दे दी जाती है, तो उसमें भी सच सच बताना पड़ेगा। अभी आप देखो बहुत सारे कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं। आईपीओ इज व्हाट, कि पहली पहली बार कंपनीज जो है वो लिस्ट हो रही हैं, जैसे जोमेटो का अभी अभी आया था, करेक्ट। तो जो भी कंपनीज लिस्ट होती हैं भाई, उनको बताना पड़ता है कि वो पैसे का क्या करने वाली हैं, कितने ब्रांचेस खोलेंगी, है ना, वगैरह वगैरह, या उससे लोन वो रीपे करने वाले जो भी है, सारी की सारी चीजें इनको बतानी पड़ेगी। कीड़े वाला बच्चा कह रहा है मेरे पास तो बताने के लिए कुछ नहीं है, फिर तेरा नाम ही ऐसा है बेटा, तेरे से कोई पूछेगा भी नहीं, चिंता मत कर, है ना। ओके, परफेक्ट, क्लियर, चलिए। तो ये हो गया जहां पर आपका भरोसे वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है। सेकंड, वेयर दी साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। तो अगर पूछा इस प्रकार से गया है कि आपका चुप रहना ही बोलने के बराबर है, तो भी इसको फ्रॉड माना जा सकता है। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। इसमें फिर एक्सेप्शन दिया होता है। एक्सेप्शन क्या दिया हुआ था, है ना, एक्सेप्शन क्या दिया हुआ था, एक्सेप्शन यही था कि अगर बायर के पास मौका था बाय यूजिंग दी ऑर्डिनरी डिलीजेंस, तो अगर ऑर्डिनरी तरीके से उसको चेक करने के बाद पता चल सकता था कि भाई उसमें कुछ गड़बड़ है, तो फिर वो फ्रॉड नहीं कहलाता है। भले वो साइलेंस वाला फ्रॉड क्यों ना हो, फिर भी उसको जो है हम फ्रॉड नहीं कहते। परफेक्ट,
क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है आपका मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन कल हमने पढ़ा था। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि भाई आपने किसी से इनोसेंटली कुछ गलत कह दिया था, है ना, देयर वाज अ इनोसेंट मिस स्टेटमेंट और इनोसेंट रॉन्ग स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड एज मिस रिप्रेजेंटेशन। तो आपने इनोसेंटली किसी और को गलत कह दिया और सामने वाले ने उस पर भरोसा करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर भी किया, दैट इज कॉल्ड एज मिस रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने आपको कहा था कि मिस जब 18 की हो जाएगी तो आपको रिप्रेजेंट करेगी, मतलब आपको झूठ झूठ बोलेगी जब वो 18 की हो जाएगी। यहाँ पर 3 पॉइंट्स आप सिंप्लीफाइड वाले पढ़ना, कॉम्प्लिकेटेड वाले मत पढ़ना। पहले क्या बोला था, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच इज which if false would constitute misrepresentation if the maker believes it to be true। यहाँ पर पहला वाला पॉइंट क्या, a person believes a statement to be true but actually it is not true, that is called as a misrepresentation and that is called as misrepresentation। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, है ना। प्रतीक कह रहा है आपकी हाइट क्या है, आपको उठा के, है ना, जोर से फेंक सकता हूँ, आपको पक्का लग जाएगी, इतनी तो हाइट है। क्या करना है आपको हाइट का, है ना, कौन से रिश्ते लेके आ रहे हो भाई। हाँ चलो सुनो, सेकंड क्या है, सेकंड है वेयर देर इज अ ब्रीच ऑफ ड्यूटी विदाउट एन इंटेंशन टू डिसीव अनदर पार्टी। जब आपने किसी अपने ड्यूटी को ब्रीच किया था, जब आपने किसी अपनी ड्यूटी को ब्रीच किया था, तोड़ा था, लेकिन आपका कोई भी इंटेंशन नहीं था सामने वाले को नुकसान पहुंचाने का, ठीक है, बट स्टिल यू आर गेनिंग एन एडवांटेज, बट फिर भी आपको एडवांटेज जो है मिल चुका था। तो आपने किसी एडवांटेज, अपनी ड्यूटी का ब्रीच किया था, तोड़ा था, एंड यू डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू हार्म अनदर पार्टी बट स्टिल यू गॉट एन एडवांटेज। आपका कोई भी ऐसा सोच विचार नहीं था बट फिर भी आपको एडवांटेज मिल गया। करेक्ट। इसमें मैंने आपको फूल वाला एग्जांपल दिया था कि एक कन्या थी, उसने फूल के लिए आपसे 80 रुपए लिए थे, अर्चना नाम की कन्या ने, है ना, फ्रेश फ्रेश फूल लेके आई सिर्फ 65 रुपए में, तो उसको पता नहीं था, उससे गलती से मिसरिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, गोयम, गोयम ने डिलीट क्यों कर दिया यार, मुझे देखने का मौका ही नहीं मिला, ऐसे को डिलीट करती हो। चलो सुनो, तो यहां पर देखो नेक्स्ट क्या है, तो 2 पॉइंट थे, थर्ड वाला पॉइंट क्या था फिर आपका, थर्ड वाला पॉइंट क्या था, थर्ड वाला था व्हेन अ पार्टी कॉजेज, हाँ, इवन दो डन इनोसेंटली द अदर पार्टी टू एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक टू द सब्जेक्ट मैटर। तो यहाँ पर आपने सब्जेक्ट मैटर को लेकर अगर कोई भी गड़बड़ कर दी थी, इवन दो इनोसेंटली, है ना, आपने सब्जेक्ट मैटर को लेकर कोई भी गड़बड़ कर दी थी, इवन दो इनोसेंटली की थी फिर भी, है ना। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, क्या इतनी प्यारी सी बॉटल बनाई थी मैंने, देखो नीविया की बॉटल बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग प्रकार की बताई थी, स्किलों की अलग अलग तरह की स्किन होती है, आपने मांगा था स्मूथ स्किन के लिए, लेकिन आपको मिला था, है ना, ऑयली स्किन के लिए। तो ये क्या, सब्जेक्ट मैटर को लेकर गलती हो गई थी, इनोसेंटली हुई थी, तो दिस वाज मिस रिप्रेजेंटेशन। ओके, परफेक्ट, है ना। फिर गोया हमने डिलीट कर दिया, ऐसा क्या लिख रहा है, तो डिलीट करना पड़ रहा है। देन देखो नेक्स्ट है, एग्जाम्पल्स आपने अलग अलग यहाँ पर पढ़े थे, है ना, डायरेक्टर वाला पढ़ा था, इंजन वाला पढ़ा था, है ना, घोड़ी वाला पढ़ा था, और है ना 1000 रुपए वाला। चलो, तो यहां तक देखो कल तक का हमने सारा का सारा रिवाइज किया। अब देखो नेक्स्ट है आपका कोर्जन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस का डिफरेंस। ये आपने पढ़ लिया क्या, इसमें कोई डाउट है क्या बताइए, है ना, इसमें कोई डाउट है क्या बताइए। बताओ, कोर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस आपका दोनों का डिफरेंस समझ आया क्या। कोर्जन क्या होता है, फिजिकल फोर्स, है ना, डराना धमकाना। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, मेंटल प्रेशर। तो उसी की डेफिनेशन का आप एक पॉइंट भी लिखेंगे ना, तो भी आप डिफरेंस बना पाएंगे, नो डाउट, परफेक्ट। सॉरी। है ना, चलिए सुनिए, तो क्या सिट्रीजन, साइट्रीजन, पीयूष कह रहे साइट्रीजन ले लो, कौन सी दारू का नाम बता रहा है भाई, है ना, दारू का नाम ऐसा नहीं लग गया क्या, तुमको बड़ा पता है। चलो सुनो, है ना, सुनिएगा, तो यहाँ पर आपको डिफरेंस में क्या क्या दिया हुआ था, फिजिकल फोर्स, मेंटल फोर्स। मैं देखता हूँ कुछ समझाने लायक है क्या इसमें, है ना। आपका कोर्जन में फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, एंड यहाँ पर बोला है नो सच इलीगल एक्ट,
रिलेशनशिप, संबंध होना इसमें कोर्जन में जरूरी नहीं था, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस में जरूरी होना चाहिए था। कोर्जन जो है कोई भी कर सकता था, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट ही कर सकते थे, है ना। सिट्राजिन, सिट्राजिन मेडिसिन है, हो मुझे लगा दारू है, कोई बात नहीं। अमन कह रहे सर क्लास 4 बजे से लिया करो। क्यों, 5 बजे डेट होती है आपकी, क्या दिक्कत है 5 बजे? नेक्स्ट है इनफोर्सिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज टेकन। द कॉन्ट्रैक्ट इज ईदर वॉइडेबल और द कोर्ट में सेट इट असाइड और इन्फोर्स इट इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। ठीक है, तो आप कोर्जन में तो आपका पक्का पक्का कैंसिल कर सकते हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस में कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। ठीक है, मतलब कोर्ट भी डिसाइड कर सकता है। पोजीशन ऑफ बेनिफिट्स रिसीव्ड, तो कोर्जन में क्या था? एनी बेनिफिट रिसीव्ड हैज टू बी रिस्टोर्ड बैक टू दी अदर पार्टी, है ना। कोर्जन में जो भी फायदा मिला था वो आपको जो है वापस लौटाना पड़ेगा, और यहाँ पर कोर्ट में डिसाइड कि वापस लौटाना है या नहीं लौटाना है या क्या करना है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताओ? समझ आया ना, है ना, परफेक्ट। चलिए, तो ये आपका डिफरेंस था किसका? कोर्जन का, अनड्यू इन्फ्लुएंस का। तो फिर आपने पढ़ा होगा, कुछ भी नया पॉइंट था आपको सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। देन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड में तो देखो 5 पॉइंट्स थे, मिस रिप्रेजेंटेशन में तो आप जो है गलती से मिस्टेक करते हो, तो यहाँ पर आप पहले डेफिनेशन भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रॉड में क्या होता है, आप सामने वाले को बेवकूफ बनाने का इंटेंशन रखते हो, आप ऐसा सोचते हो कि सामने वाले को बेवकूफ बनाएंगे, ठीक है। लेकिन, है ना, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में देयर इज नो सच इंटेंशन, है ना। फ्रॉड में इंटेंशन रहता है सामने वाले को बेवकूफ बनाने का, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है ना, इनोसेंटली मिस्टेक हो जाती है। देन नॉलेज ऑफ द ट्रुथ। फ्रॉड में अपने को पता था अनट्रू है, फिर भी आप बोलते हो, है ना, और मिस रिप्रेजेंटेशन में आपको नहीं पता था, है ना, आपको पता नहीं था कि वो सच है कि नहीं है। देन रिसाइजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम फॉर डैमेजेस। रिसाइजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस। तो यहाँ पर इंजर्ड पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम फॉर डैमेजेस। तो यहाँ पर जो पार्टी है फ्रॉड में क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हो और डैमेजेस भी मांग सकते हो, क्योंकि फ्रॉड किया ना। और मिस रिप्रेजेंटेशन में आप जो है कैंसिल तो कर सकते हो, कैंसिल तो कर सकते हो, लेकिन डैमेजेस नहीं मांग सकते। ठीक है, आप जो है मिस रिप्रेजेंटेशन में या तो आप कैंसिल कर दो या रेस्टिट्यूट कर दो। रेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि भाई जैसा होना चाहिए था उसी कंडीशन में पहुंचा दो, है ना, जैसा होना चाहिए था उसी कंडीशन में पहुंचा दो, दैट इज कॉल्ड एज रेस्टिट्यूट, है ना, दैट इज कॉल्ड एज रेस्टिट्यूट करना। तो मिस रिप्रेजेंटेशन में आप जो है कैंसिल भी कर सकते हो, रेस्टिट्यूट भी कर सकते हो, बिल्कुल चलेगा। देन मीन्स टू डिस्कवर द ट्रुथ, तो सुनिएगा, द पार्टी यूजिंग द फ्रॉडुलेंट एक्ट कैन नॉट सिक्योर और प्रोटेक्ट हिमसेल्फ बाय सेइंग पार्टी हैड मीन्स टू डिस्कवर द ट्रुथ। फ्रॉड के केस में आप कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकते कि सामने वाले के पास अगर मौका होता तो वो ट्रुथ जो है ढूंढ लेता था, आपका वो बचाव नहीं हो सकता, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में हो सकता है ना। पार्टी हमेशा कह सकती है कि भाई सामने वाला अगर थोड़ा सा जागरूक होता, थोड़ी सी उसमें समझ होती, तो उसको सच्चाई का पता चल जाता। परफेक्ट, क्लियर है ना। तो देखो ये आपके डिफरेंसेस थे किसके, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के। इसमें आपको बोला था इंटेंशन, नॉलेज ऑफ ट्रुथ, सच्चाई, रिसाइजन, डैमेजेस एंड मीन्स टू डिस्कवर द ट्रुथ, है ना। नॉलेज ऑफ द ट्रुथ, मीन्स टू डिस्कवर द ट्रुथ, कैंसिलेशन एंड इंटेंशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि नहीं बताओ? यहां तक परफेक्ट, क्लियर एकदम। चले आगे, चलो देखो, तो भाई देखो कल तक की सारी कहानी खत्म हुई, अब हम पढ़ रहे हैं आगे। अब पूरा का पूरा फोकस आप यहां पर करेंगे, ओके। चलो सुनो, तो यहां पर क्या कह रहा है, सबसे पहले लीगल इफेक्ट्स ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट। तो ये बार बार जो है वही रिपीटेशन करवा रहा है ना। फिर हम आपको लेके आएंगे किस पर, मिस्टेक पर। सुनिएगा, तो अगर फ्री कंसेंट नहीं रहा, अगर पार्टियों का कह रहा हूं, पार्टियों का नहीं, पार्टीज का अगर फ्री कंसेंट नहीं रहा, तो क्या हो सकता है, वर्डेबल हो सकता है। रेप्यूडिएट मींस कैंसिल, रेप्यूडिएट का मतलब होता है कैंसिल, है ना। सुनिए, तो यहां पर क्या बोला है, व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोअर्जन, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट किस कारण हुआ है, कोअर्जन के कारण, फ्रॉड के कारण या मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल, आप चाहे तो बिल्कुल कैंसिल करवा सकते हो, ठीक है। और अगर फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन में हुआ है, तो आप सामने वाली पार्टी को इंसिस्ट कर सकते हो कि दैट कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड, एंड आपको उसी पोजीशन में डाल दिया जाए जैसे आपको रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। आपको जो है उसी पोजीशन में डाल दिया जाए जैसे आपको रिप्रेजेंट किया गया था,
मतलब जो आपको कहा गया था आपको उसी पोजीशन में वापस डाल दिया जाए, किसमें, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन में आपके पास ये भी पावर होता है। तो या तो आप कैंसिल करवा दो, वॉइडेबल करवा दो, है ना, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप सामने वाले को बोलो कि जैसा आपने वादा किया था हमको उसी कंडीशन में पहुंचा दो, वो भी चलेगा। क्या हो गया यार, कैंसिल, एक मिनट ना, पेंसिल काम नहीं करी, एक मिनट। चलिए सुनिए, नेक्स्ट क्या बोला है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या बोल के रखा है इन्होंने, तो वापस रिपीटिशन है, फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। सुनिए, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में क्या बोला है, इफ सच कॉन्सेंट वॉज कॉज्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय साइलेंस, अगर आपका जो कॉन्सेंट था किसके कारण था, मिसरिप्रेजेंटेशन कारण था या फिर साइलेंस कारण था, फ्रॉडुलेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 17, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल इफ द अदर पार्टी हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ। अगर सामने वाली पार्टी के पास मौका था किसमें, फ्रॉडुलेंट साइलेंस में या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन में, अगर सामने वाली की पार्टी के पास मौका था, है ना, अगर, क्या देख रहे हो आप, अगर सामने वाली पार्टी के पास मौका था, है ना, किसका, ट्रुथ डिस्कवर करने का, तो फिर उसको हम वॉइडेबल नहीं मानते, है ना, उसको हम वॉइडेबल नहीं मानते। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन नंबर 19। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंट किया था लेकिन सामने वाली पार्टी ने, लेकिन अगर सामने वाली पार्टी ने उसके ऊपर भरोसा नहीं किया था, ये ईमेल देख रहे हैं 17438 17,438, ठीक है ना, आप क्या करना है, आप इधर ध्यान दो ना। यहाँ पर क्या बोला है ना, कि अगर सामने वाले ने फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन दिया था लेकिन आपने उसके ऊपर भरोसा ही नहीं किया, है ना, आपने उसकी बात के ऊपर जो है भरोसा ही नहीं किया, ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि वो सामने वाली पार्टी जो है या आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं बना सकता, क्योंकि आपको वो झूठे स्टेटमेंट से मतलब ही नहीं था ना। तो इफ यू हैव नॉट रिलाइड अपॉन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ अनदर पार्टी देन यू कैन नॉट मेक द कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। आपने उसके ऊपर भरोसा ही नहीं किया था, ठीक है, परफेक्ट, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, सो यू कैन नॉट रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी, यहां पर ए था, उसका इंटेंशन था, यहां पर ए था, उसका इंटेंशन था बी को डिसीव करे, मतलब बेवकूफ बनाए, उसने गलत गलत बताया दैट 500 माउंट्स ऑफ इंडिगो, इंडिगो मतलब एक काइंड ऑफ, है ना, कलर बनाने का आप, है ना, मटेरियल समझ लो, है ना, आप क्या करो, आप ना कलर बनाने का मटेरियल समझ लो, है ना, कौन गोयम कह रहा है समझ नहीं आया, वो मैंने कुछ नया पढ़ाया ही नहीं है ना, ऊपर जो भी लिखा हुआ था ना यहाँ तक तो हमने कुछ नया पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, जो जो आपने पढ़ा था बस पूरा का पूरा रिपीटेशन था, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं था, ठीक है, परफेक्ट। ये और ये ऊपर वाले में क्या बोला था कि अगर सामने वाले ने आपको झूठ बोला है लेकिन आपने उस झूठ के ऊपर भरोसा ही नहीं किया था, है ना, आपने उसके ऊपर रिलाई ही नहीं किया था, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल नहीं बना सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करवा सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, यहाँ पर ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी, ए की यहाँ पर इच्छा थी कि बी को बेवकूफ बनाए, ठीक है, उसने बोला कि हम 500 मॉन्ट्स मतलब काइंड ऑफ बंडल्स या पीसेस समझ लो, जैसे भी समझ लो, ठीक है, 500 मॉन्ट्स ऑफ इंडिगो मतलब काइंड ऑफ कलर बनाने का प्रोडक्ट रहता है, आर मेड एनुअली एट एस फैक्ट्रीज। तो हमने क्या बोला कि हम 500 पीस बनाते हैं फॉर एग्जाम्पल, या किलो बनाते हैं एक ही फैक्ट्री में, ठीक है, एंड देयर बाय इंड्यूसेस बी टू बाय द फैक्ट्री। यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस क्यों नहीं है, क्योंकि अनमोल हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस का, है ना, अनड्यू इन्फ्लुएंस का आपको पहले ऑलरेडी दिया हुआ था 2-3 पेज पहले, इसलिए यहाँ पर वापस से नहीं दिया है। तो यहाँ पर उसने बी को बेवकूफ बनाया और बोला कि फैक्ट्री बाय कर लो, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, है ना, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बी वॉइडेबल कर सकता है, मतलब कैंसिल कर सकता है, क्योंकि उसको झूठ झूठ बोला गया था, करेक्ट। दिस इज बिकॉज व्हेन द कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोर्जन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन वगैरह वगैरह, देन इट इज वॉइडेबल। तो सामने वाले ने आपको जानबूझ के झूठ झूठ बोला, है ना, और आपने उसके ऊपर भरोसा करके फैक्ट्री ले ली, तो ये हो जाएगा आपका वॉइडेबल। परफेक्ट, क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ सेक्शन नंबर 19। तो वापस से रिपीटेशन है ना, वापस से वही रिपीटेशन है, पेज नंबर 1.3.23, तो इसको मैं आपके हवाले छोड़ देता हूँ, और इसको आप रीड कर लेना, इसको जो है आप रीड कर लेंगे, किसमें, पेज नंबर मेरे नोट्स के हिसाब से 1.3.23 है, ठीक है, मॉड्यूल में आप ढूंढ लेना कहां पर है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, सुनिएगा। एग्जाम्पल में क्या बोला हुआ है,
A by a misrepresentation leads to believe erroneously that 750 tons of sugar is produced per annum at the factory of A. A ने B को बोला कि हम कितना बनाते हैं, मॉड्यूल में 1.56 या 57 है ना, ढूंढ लेना। चलिए सुनिए, तो यहां पर A ने मिसरिप्रेजेंट किया है और B को बोला है कि हम 750 टन्स ऑफ शुगर बनाते हैं। B एग्जामिन्स द अकाउंट्स व्हिच शुड हैव डिस्क्लोज्ड। अगर वो प्रॉपर्ली चेक करता ना तो उसको क्लियर कट समझ में आ जाता कि भाई इनका सिर्फ और सिर्फ 500 टन बनता है ना। यहाँ पर ए ने क्या बोला था कि 750 टन बनता है, 750 टन शुगर हम बनाते हैं। और बी अगर इसको प्रॉपर्ली चेक करता बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तो उसको क्लियर कट पता चल जाता है ना, उसको क्लियर कट पता चल जाता कि भाई सिर्फ 100 और सिर्फ 500 टन ही प्रोड्यूस होता है। और बी ने परचेज कर ली फैक्ट्री, तो यहाँ पर बी कैन नॉट रेप्यूडिएट दी कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर बी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसके पास पूरा पूरा इस बात का मौका था कि वो है ना अच्छे से अगर देखता तो उसको समझ में आ जाता कि 750 टन नहीं बनते हैं। मतलब वो क्या करता बेसिकली प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल और सेल्स के रिकॉर्ड्स देखता तो उसको समझ में आ जाता कि कितना प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर अगर प्रॉपरली बी जो है प्रॉपरली अगर चेक करता था तो उसको समझ में आ जाता है ना, ही वॉज हैविंग अ चांस टू डिस्कवर द ट्रुथ। वो ऑर्डिनरी डिलीजेंस अगर यूज करता था, ऑर्डिनरी डिलीजेंस मतलब नॉर्मल सोच समझ भी अगर वो लगाता था तो भी उसको पता चल जाता था कि भाई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट, where a party to a contract commits fraud or misrepresentation but the other party is not in fact misled by such fraud, है ना, वापस रिपीटेशन। ठीक है, वापस से रिपीट किया हुआ है कि आपने झूठ बोला था लेकिन सामने वाले को उससे फर्क नहीं पड़ा तो वो कैंसिल नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए, तो ये सारे का सारे ये पेज रिपीटेशन है, आप नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा और एक बार पढ़ लेंगे तो भी चलेगा। ओके, चलिए परफेक्ट, यहां तक क्लियर है? बताओ, है ना, सारी की सारी कहानियां आपने पढ़ ली, कौन कौन सी, है ना, जो स्टार्टिंग की 4 आपने पढ़ लिया, आपका कोवर्जन तो मारपीट करना आपने पढ़ लिया। ठीक है, फिर आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ लिया जहां पर आप सामने वाले के ऊपर दबाव डालते हो। ठीक है, नहीं आदित्य, मेजर माइनर डिफरेंस कुछ लॉ नहीं बताता है, अपने को मतलब नहीं है। तो आपने देखो कोवर्जन पढ़ा, आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस पढ़ा, फिर आपने पढ़ा फ्रॉड और फिर आपने पढ़ा मिस रिप्रेजेंटेशन और अब आप पढ़ने जा रहे हैं आपकी मिस्टेक। ठीक है, सुनिएगा, ऊपर के जो 4 पॉइंट्स थे, ऊपर के 4 पॉइंट्स के कारण आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल। ऊपर के जो 4 पॉइंट्स है ना इसके कारण आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल। आप चाहे तो कैंसिल करवा सकते हो लेकिन मिस्टेक में हो जाता है फ्रॉड, मिस्टेक में हो जाता है वॉइड। अगर आप मिस्टेक करते हैं ना तो मिस्टेक में आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। अब मिस्टेक मतलब होती है गलती, है ना, हो सकता है कि एक पार्टी से गलती हो सकता है दोनों पार्टी से गलती हो गई हो, है ना, एक दूसरे को पहचानने में गलती हो सकती है, सब्जेक्ट मैटर को लेकर गलती हो सकती है। तो अगर किसी भी प्रकार की गलती के कारण आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। ठीक है, वो फ्रॉडुलेंट साइलेंस वाले में होता है ना, छवि फ्रॉड में भी ये होता है लेकिन सिर्फ साइलेंस वाला फ्रॉड जो होता है ना उसमें होता है, नॉर्मल फ्रॉड में नहीं होता है। ठीक है, लिखने में गलती हो सकती है, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, है ना, मिस्टेक, देखो मिस्टेक ना 2 तरीके की होती है। एक होता है इंडियन लॉ को लेकर मिस्टेक, है ना, एक होता है इंडियन लॉ को लेकर मिस्टेक और एक होता है फॉरेन लॉ को लेकर मिस्टेक। है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, आप गलती कर सकते हो सकता है कि इंडियन लॉ को लेकर गलती कर रहे हो या फिर फॉरेन लॉ को लेकर गलती कर रहे हो। इंडियन लॉ के लिए अगर आपने गलती की है ना सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो कोई ये मानेगा ही नहीं कि आपको इंडियन लॉ पता नहीं था। और अगर आपको शायद ये पता नहीं है तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप भारत में रहते हो तो यहाँ पर सरकार मान के चलती है कि आपको इंडिया के सारे लॉज पता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते, है ना, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आपको इंडिया के लॉज नहीं पता है ना। क्या प्रथम कोटक बहुत दिन के बाद आया क्या? आप बिल्कुल ही नहीं कह सकते कि आपको जो है किसी प्रकार का लॉ पता नहीं था। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल जो है आप ट्रैफिक सिग्नल से जा रहे थे, है ना, आप ट्रैफिक सिग्नल से जा रहे थे तो यहाँ पर 3 यहाँ पर लाइट्स आपके लिए लगा दी गई थी। ठीक है, आपको ट्रैफिक सिग्नल में ये 3 लाइट्स दिख रही थी। तो जैसे ही आप सिग्नल पे रुके थे ना, जैसी रेड हुई आपने गाड़ी आगे बढ़ा ली, है ना, जैसे ही जो है यहाँ पर लाइट रेड हुई आपने गाड़ी आगे बढ़ा ली। तो आपको मामा ने तुरंत रोक लिया, मामा बोले कहाँ जा रहे हो?
आज बोला ये तो है सिग्नल जाने का, तो बोले बेवकूफ पता नहीं कि रेड पे रुकना होता है। तो आप कह रहे हो अरे हमको तो पता ही नहीं था, स्कूल में तो कभी बताया नहीं हमको। है ना, स्कूल में तो हमको यार यहाँ पर कभी बताया ही नहीं। है ना, तो बताओ, तो आप उसको कह सकते हो क्या कि हमको इंडियन लॉ के बारे में पता नहीं था? बिल्कुल नहीं। है ना, आपको टपली मारेगा और आपको साइड में बिठा देगा, बोलेगा कि पैसे देके जाओ, ऐसे जाने के, है ना, उसके बिना नहीं जा सकते। तो आप इंडियन लॉज को लेकर कभी भी बहाने नहीं बना सकते। इट इज ऑलवेज अज्यूम्ड कि आपको इंडियन लॉज के बारे में पता है ना, ऐसा मान के ही चलना पड़ता है कि आपको इंडियन लॉज के बारे में पता है। ठीक है, जैसे आपको इंटरनेट वाले लॉज के बारे में भी पता ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप जो है किसी सिक्योरिटी को ब्रीच कर देते हो, हैक कर देते हो, है ना, आपके सामान या आपके कोई जो है ना, उल्टी सीधी फोटोज वगैरह खींच लेता है, तो अगर किसी ने भी किया हो ना, किसी भी उम्र का हो, तो भाई हम ये मान के चलते हैं कि उसको इंडियन लॉज के बारे में पता है। ठीक है, तो मिस्टेक रिगार्डिंग इंडियन लॉज इज नॉट एक्सेप्टेबल। है ना, साइबर लॉज के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देखो नेक्स्ट, और नेक्स्ट फॉरेन लॉज, अगर फॉरेन लॉज को लेकर आपने गलती की है तो एक्सेप्टेबल होता है। ठीक है, वो चल जाता है, हम इतना ही एक्सेप्ट करते हैं आपसे, है ना, इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप सिर्फ और सिर्फ भारत के कानूनों के बारे में जानो, बाहर के बारे में आपने नहीं भी जाना तो भी चलेगा। ठीक है, परफेक्ट। नमन कह रहा है कह देंगे कि मम्मी ने कहा है कि बेटा सीधे देख के चलो, ऊपर नीचे नहीं। वाह, वेरी गुड। कभी ट्राई करना ऐसा और वीडियो बना के भेजना मुझे, है ना। ठीक है, हैकिंग तो अच्छी भी होती है, हाँ, उसको आप एथिकल हैकिंग कहते हैं ना, एथिकल हैकिंग अलाउड है ना, एथिकल हैकिंग अलाउड है, गंदी वाली नहीं। ओके, चलो, तो यहाँ पर आपको मिस्टेक के अलग 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 टाइप के ना चीजें दी गई है, तो ये तो सिर्फ सजावट के लिए डाला गया है ना, ये आपका मॉड्यूल अच्छा दिखे, आपके नोट्स अच्छे दिखे, इसलिए डाला गया है। मेन इस मिस्टेक पर आते हैं, सुनेगा। मिस्टेक का मतलब सिंपली होता है गलती। ठीक है, तो मिस्टेक में बी डिफाइंड एज एन इनोसेंट और एरेनियस बिलीफ विच लीड्स द पार्टी टू मिसअंडरस्टैंड द अदर्स। तो यहाँ पर इनोसेंटली या फिर कोई एरेनियस बिलीफ था, है ना, गलत आपका सोच विचार हो गया था, विच लीड्स द अदर पार्टी टू मिसअंडरस्टैंड, मींस बिकॉज ऑफ विच अ मिसअंडरस्टैंडिंग वाज क्रिएटेड। है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है इस वजह से। दिव्यांश कह रहे हैं मैं तो वीपीएन लगा के साइट ओपन कर लेता हूँ, डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया? सबको बताओ ना फिर फंडा, अकेले अकेले मजे क्यों ले रहे हो आप? है ना, चलिए अब देखो, मिस्टेक में भी बायलेटरल और यूनिलेटरल। तो यहाँ पर देखो, आपका इनोसेंट या एरेनियस बिलीफ था विच कॉज्ड एंड मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एंड मिस्टेक कैन बी यूनिलेटरल और बायलेटरल। यूनिलेटरल मतलब क्या? जब एक ही इंसान से गलती हो तो यूनिलेटरल होती है ना, और बायलेटरल मतलब क्या? जब दोनों इंसान से गलती हो तो बायलेटरल होती है। तो आप ये घर में पूछ सकते हो, है ना, मम्मी और पापा को दोनों को अलग अलग कोने में लेके जाकर पूछना कि घर में कौन गलती करता है ना, आप करते हो कि आप दोनों करते हो, ऐसा पूछ के देखना, है ना, वो सामने वाले के बारे में बताएंगे। तो वो होती है यूनिलेटरल मिस्टेक, है ना, किसी के पेरेंट्स ने कह दिया कभी हम कभी वो, या दोनों एक साथ, तो वो होती है बायलेटरल मिस्टेक। है ना, क्लियर है? चलो, यूनिलेटरल इज एक तरफा प्यार, यस, बायलेटरल इज दोनों तरफ धोखा। ओके, चलिए सुनिए, तो यहाँ पर क्या बोला है, बायलेटरल मिस्टेक इज व्हेन बोथ दी पार्टीज आर, है ना, आर अंडर मिस्टेक। यूनिलेटरल मतलब ओनली वन पार्टी इज अंडर मिस्टेक। अब देखो, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑन वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टेक इज सम अनइंटेंशनल एक्ट। अगेन आपने सोच विचार नहीं किया था, गलती तो गलती होती है ना, इंसान तो गलतियों का पुतला होता है ना। प्रतीक कह रहा है अगर बोले करते ही नहीं तो पैर छू लेना उनके, है ना, बोलना बस आप ही हमारे सच्चे माँ बाप हो, है ना, आपसे ये उम्मीद थी, है ना, ऐसे तो परफेक्ट माँ बाप चाहिए थे हमको, अगर वो कहें ऐसा कि हम गलती नहीं करते। है ना, चलो सुनो, तो यहाँ पर क्या है, मिस्टेक इज सम अनइंटेंशनल एक्ट। अनइंटेंशनल एक्ट भी हो सकता है, अनइंटेंशनल एक्ट भी हो सकता है, ओमिशन भी हो सकता है, कुछ भूल जाना भी गलती होती है, कुछ एरर करना भी गलती होती है। ठीक है, अन अराइजिंग फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस, है ना, मतलब जाने अनजाने में हो गया। ठीक है, इग्नोरेंस, आपको पता नहीं था, आपका भूल जाना, है ना, आप गजनी बन बैठे, फॉरगेटफुलनेस, इम्पोजिशन और मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अलग 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 प्रकार की क्या हो सकती है, गलती हो सकती है। इट मे बी ऑफ टू काइंड्स, कैन बी अ मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो देखो, मिस्टेक ऑफ लॉ भी आपने दो पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मिस्टेक ऑफ लॉ इंडियन लॉ भी हो सकता है, बाहर वाला लॉ भी हो सकता है, और सेकंड होता है आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट।
अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है सुनिएगा, है ना। मिस्टेक और ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट आपको बहुत बार जीवन में काम में आएगा, तो इसका मीनिंग आप समझ लो एक बार, है ना। मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, पहले मैं आपको बताता हूँ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, है ना। पहले मैं आपको समझाता हूँ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मम्मी से पूछा तो मारने लगी, तो ऐसे ही होना चाहिए आपके साथ, है ना। ये सवाल कौन करता है ना, शर्म नहीं आती आपको। चलो सुनो, यहाँ पर सुनो, है ना, ध्यान सुनो। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, अब जैसे, है ना, जैसे यहाँ पर रोहित जो है ना, सपोज रोहित जो है, रोहित के पड़ोसी का हो गया मर्डर, है ना, रोहित के पड़ोसी का हो गया मर्डर। तो भाई जब मर्डर हुआ था तो वो गया पड़ोसी के यहाँ, है ना, वो गया पड़ोसी के यहाँ, तो उसका जो पड़ोसी है, रुको एक मिनट ना, उसका पड़ोसी जो है ना, उसके साथ ना घटना घट चुकी थी, उसका जो पड़ोसी है ना, उसके साथ ना ऑलरेडी घटना घट चुकी थी, ठीक है। तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा पड़ोसी था, है ना। इस पड़ोसी का हो गया था मर्डर, ठीक है, इस पड़ोसी का हो गया था मर्डर। अब ये इसका पड़ोसी ऐसे बेचारा जो है लेटा हुआ है, ठीक है, ये पड़ोसी जो इसका लेटा हुआ है, तो यहाँ पर ये लाश ऐसी पड़ी हुई थी, ठीक है। फिर रोहित जो है स्टार्टिंग से यहीं पर खड़ा हुआ था, ठीक है। थोड़ी देर के बाद पुलिस आई, थोड़ी देर के बाद पुलिस आई, है ना, और पुलिस ने रोहित से पूछा कि ये लाश ऐसी पड़ी हुई थी क्या, तो उसने बोला नहीं यार, कुछ देर पहले तो इसका हाथ ऐसा था, है ना, कुछ देर पहले तो इसका हाथ ऊपर था, पता नहीं कैसे नीचे आ गया, ठीक है ना, परफेक्ट। फिर ये बोल रहा है कि सर इसके पहले, कुछ देर पहले तो इसके कान भी थे, अब तो कान भी गायब हो गए, कुछ देर पहले तो इसकी, है ना, बाल भी थे, बाल भी गायब हो गए। तो ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फैक्ट का मतलब क्या होता है, तथ्य, है ना। फैक्ट का मतलब क्या होता है, फैक्ट का मतलब होता है तथ्य, मतलब वो चीज वैसी ही थी कि नहीं, दैट इज कॉल्ड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें जो है सेल डलते हैं, है ना, इसमें जो है सेल डलते हैं। अब कोई कह रहा है कि इसमें 2 सेल डलते हैं, कोई कह रहा है 1 डलता है, कोई कहता है 4, कोई कहता है 3, ठीक है। तो इसको आप, जो आप सिंपल सिंपल चीजें, मतलब देखो, सेल इसमें 2 ही लगते हैं, लेकिन किसी ने 3 कह दिया, तो दैट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब जो जैसा होता है उसका आप नहीं पहचान पा रहे हो, है ना, जो जैसा होता है उसको आप नहीं पहचान पाते हो, दैट इज कॉल्ड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ड्राइंग मस्त है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट इज कॉल्ड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। तो भाई सन राइजेस इन द ईस्ट, है ना, सन जो है ईस्ट से निकलता है, लेकिन आप कह रहे हो वेस्ट से निकलता है, आप उल्टे सोते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या, ये हो गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। और सर आपकी ड्राइंग, थैंक यू सो मच सर, हम आपसे ड्राइंग क्लास लेना चाहते हैं। अरे शर्मिंदा मत करो यार, है ना, मैं लज्जित हो जाऊंगा, है ना? चलो सुनो। और सेकंड है आपका मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि लॉ पहचानने में गलती हो गई, है ना, कानून पहचानने में गलती हो गई, दैट इज कॉल्ड एज मिस्टेक ऑफ लॉ। सपोज मैंने आपको 4 लाइन लिख के दे दी, है ना, मैंने आपको 4 लाइन लिख के दे दी और मैंने आपको कहा कि इंटरप्रेट करो। इंटरप्रेट करो मतलब क्या होता है, इंटरप्रेट करने का मतलब होता है, सर बस आप ड्राइंग कंपटीशन में मत जाना, नहीं मैं ड्राइंग के ओलंपिक्स में जाऊंगा, अभी नीरज जीत के आया ना गोल्ड, फिर मैं जीत के आऊंगा, है ना, सारे के सारे मुझे जो है ना समर्पित कर देंगे। चलो सुनो, तो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है कि अगर आपने सपोज कोई भी, है ना, प्रोविजन पढ़ा, कोई भी सेक्शन पढ़ा, जो भी आप लॉ में पढ़ रहे हो, अब हो सकता है कि वो प्रोविजन पढ़ के आपने इंटरप्रिटेशन गलत निकाल लिया, है ना, आपका मीनिंग गलत निकल गया, तो उसको आप कहते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ। तो जब लॉ पहचानने में गलती हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज मिस्टेक ऑफ लॉ, और जब फैक्ट्स पहचानने में गलती हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। समझ आए कि नहीं। 3 दिन से इंग्लिश के लेक्चर की लिंक नहीं आ रही है, मैं मैम से बात कर लेता हूँ, है ना। चलिए सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से, अब यहाँ पर आपको समझाया गया है, सुनना। ये बहुत जरूरी है दैट पार्टीज शुड अग्री ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। इफ द 2 parties enters into a contract, each of them thinking about a different subject matter, तो अगर दोनों पार्टीज अलग अलग सब्जेक्ट मैटर के बारे में सोच रहे हैं, है ना, दिस में लीड टू दिस में लीड टू कॉन्ट्रैक्ट टुवर्ड्स वॉइडनेस, तो इससे आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड भी हो सकता है
है ना, इससे आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आकृति जो है ना, यहाँ पर आकृति जो है उसने दिव्यांश से कहा, ठीक है, उस आकृति ने जो है ना दिव्यांश से कहा कि मैं ना तुझे तेरी फेवरेट एक्ट्रेस से मिलाने वाली हूँ, मेरी ना बहुत अच्छी फ्रेंड है ना। आकृति जो है दिव्यांश से कह रही कि मैं तुझे तेरी एकदम एकदम फेवरेट, है ना, जाने बाहर एक्ट्रेस जो है मैं तो उसको उससे मिलाने वाली हूँ, एकदम मेरी, है ना, एकदम तेरी जो है एकदम फेवरेट फेवरेट एक्ट्रेस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो दो नाम सामने आए, है ना, एक जो है वो दिशा पता नहीं, है ना, एक आपकी जो दिशा पता नहीं, और दूसरी वो कीर्ति सेनन नाम है ना, उसका क्या नाम है ना, परम सुंदरी, हु इज परम सुंदरी, है ना, हु इज परम सुंदरी, कीर्ति सेनन नाम है ना उसका, जो भी नाम है। ठीक है, तो ये दो नाम सामने आए। अब दिव्यांश को जो है ना, आलिया और नोरा, नहीं नहीं नोरा नहीं, नोरा इज नॉट इन द रेस, है ना, नोरा इज नॉट इन द रेस, कीर्ति सेनन, कृति है कि कृति है क्या, वो कृति है क्या, अच्छा ठीक है ना, परम सुंदरी, ये सब पता रहता है तुमको ना। अभी केस लॉ का नाम पूछूंगा तो नहीं बताएंगे, है ना, पिग वाले केस लॉ का नाम पूछूंगा तो नहीं बताएंगे, है ना, ये सब ज्यादा बड़ा पता रहता है तुमको, है ना। चलो सुनो, कृति है सिर्फ है ना, चलो सुनो, तो यहाँ पर यहाँ पर आकृति क्या सोच रही थी कि वो दिशा पता नहीं से मिलाएगी, है ना, लेकिन दिव्यांश को क्या लग रहा था कि वो परम सुंदरी से मिलाने वाली है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर को लेकर गलती हो गई, है ना, यहाँ पर ना सब्जेक्ट मैटर को लेकर गलती हो गई, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। तो अगर आपने किसी इंसान को पहचानने में गलती कर दी है ना, शिप को पहचानने में गलती कर दी है, प्रोडक्ट को पहचानने में गलती कर दी है, तो हो जाता है आपका वॉइड। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं, समझ आया समझ आया कि नहीं बताओ, है ना, ओके परफेक्ट, है ना, वेरी गुड। चलो तो यहाँ पर क्या बोला है, मिस्टेक ऑफ लॉ, पहले आपको समझाया गया मिस्टेक ऑफ लॉ, और मिस्टेक ऑफ लॉ दो तरीके के हो सकते हैं, इंडियन लॉ वगैरह वगैरह एंड फॉरेन लॉ एज वेल। तो यहाँ पर अ मिस्टेक ऑफ लॉ डज नॉट रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, तो अगर आप मिस्टेक ऑफ लॉ कहता है करते हैं तो इट डज नॉट रेंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, एज वन कैन नॉट टेक एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द लॉ ऑफ हिज ओन कंट्री, है ना, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे अपने कंट्री के लॉ के बारे में नहीं पता है। ठीक है ना, परफेक्ट। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ इज एक्सक्यूजेबल एंड उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह माना जाता है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ अगर आप कर देते हो तो उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह माना जाता है, एंड आप कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड भी कर सकते हो। ठीक है ना, परफेक्ट क्लियर। अब देखो ये था मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में, तो इंडिया के लॉ के बारे में गलती नहीं चलेगी, फॉरेन लॉ की अगर बारे में आपने गलती कर दी तो उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट की तरह माना जाता है। एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट में आपको क्या बोला है सुनना, वेयर दी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मिसअंडरस्टूड ईच अदर, है ना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जैसे जीवन में अक्सर हो जाया करती है, इनडायरेक्ट क्रॉस पर्पसेस देयर इज अ बायलैटरल और म्यूचुअल मिस्टेक, वेयर बोथ दी पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एट टू सब्जेक्ट मैटर वगैरह वगैरह, दी कॉन्ट्रैक्ट दी एग्रीमेंट इज वॉइड, तो आपका एग्रीमेंट हो जाता है वॉइड। ओके, देखिए यहाँ पर क्या बोला है, ए ऑफर्स टू सेल हिज एम्बेसडर कार टू बी, ए ने क्या बोला है कि मैं अपनी एम्बेसडर कार जो है बी को बेचूंगा, हु बिलीव्स दैट ए हैज ओनली फिएट कार, है ना, अग्रीज टू बाय द कार, हियर टू पार्टीज आर थिंकिंग अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर, तो एक जो है एम्बेसडर कार बेचने का सोच रहा है और सेकंड जो है फिएट कार खरीदने का सोच रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर को लेकर गलती है, तो ये भी हो जाएगा आपका वॉइड। क्लियर है, समझ आया कि नहीं बताओ, परफेक्ट। है ना, यस, भूमिका आप दोनों जगह पर लिख सकते हो, है ना, सब्जेक्ट मैटर को लेकर अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो आप ये मिस रिप्रेजेंटेशन में भी लिख सकते हो, लेकिन वहां पर इनोसेंटली हुआ था, एंड यहाँ पर है ना अननोइंगली हुआ था, वहां पर इनोसेंटली हुआ था और यहाँ पर बिना जाने हुआ था, लेकिन आप वो लाइन दोनों जगह पर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आया कि नहीं बताओ, क्लियर, परफेक्ट, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये हो गया आपका मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट।
अब हम आगे आते हैं आपके पेज नंबर 1.3.26 पर। अब आपके यहाँ पर दिया गया लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसीडरेशन। तो सुनिएगा, है ना, आपका ऑब्जेक्ट भी लीगल होना चाहिए एंड आपका कंसीडरेशन भी लीगल होना चाहिए। ठीक, अब मोर और लेस आपने ये बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ रिपीटेड मिलेंगे। सुनिएगा, तो यहाँ पर बोला है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लीगलिटी ऑफ कंसीडरेशन। ऑब्जेक्ट मतलब आपका पर्पस जो है वो भी लीगल होना चाहिए एंड आपका कंसीडरेशन जो है वो भी लीगल होना चाहिए। करेक्ट। जैसे मैंने कहा जाके मर्डर कर दो, है ना, पब्लिक में जाके किसी मॉल में जाओ, है ना, किसी मॉल में जाओ और मैंने कहा कि भाई उसको बीच में जाके चाटा मार दो जोर से, ठीक है, या फिर कोई धोती पहन के घूम रहा है तो मैं बोल रहा हूँ कि धोती होती खींच दो उसकी, तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ना ये लॉफुल नहीं है, अच्छा नहीं है। आप सामने वाले को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये होता है आपका, है ना, इलीगल ऑब्जेक्ट। और कंसीडरेशन मतलब बदले में जो भी मिल रहा हो सकता है कि वो भी इलीगल हो। तो मैंने आपको क्या बोला कि मुझे आप परमाणु बम बना के देंगे, है ना, मैंने आपको कहा कि आप मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब बना के देंगे, ठीक है, या फिर मैंने आपको क्या कहा कि आप मुझे, है ना, दारू ला के देंगे, चलो दारू तो लीगल है ना, गांजा ला के देंगे, और मैंने आपसे कहा कि आप मुझे गांजा ला के देंगे, ठीक है, या फिर अलग अलग प्रकार के ड्रग्स ला के देंगे। तो जो कंसीडरेशन जो बदले में मिल रहा है ना वो भी इलीगल है, तो ये नहीं करना चाहिए, है ना। आप गुड बॉय और गुड गर्ल हो तो ऐसी सब हरकतें आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। या फिर मतलब चोरी डकैती करना, है ना, किसी की जगह छीन लेना, है ना, सत्ता सत्ता का नशा हो जाता है ना, सत्ता का नशा, कुर्सी का नशा, तो किसी को पैसे खिला के किसी को कुर्सी से गिरवा देना, तो ये सब होता है आपका इलीगल ऑब्जेक्ट या इलीगल कंसीडरेशन। नोरा ला के देंगे, तुमको बड़ा पता है, नोरा ला के देंगे, हद हो गई। चलो अर्चना के लिए फेवरेट एग्जाम्पल गांजा। कभी कभी आप लोग डाउट ही ऐसे पूछते हो ना, तो इसलिए मुझे गांजा ही वाला फील आता है कि आप फूक के बैठे हो ऐसा, ठीक है। चलो सुनो, है ना, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। यहां पर बोला है सेक्शन 23 आपको बताता है कि कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल। तो कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है वो वैसे तो लॉफुल होता है अनलेस, लेकिन ये जो 6 पॉइंट लिखे हुए हैं ना, इन 6 पॉइंट्स में अगर आप कवर अप हो जाते हो तो आपका कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट हो जाएगा इलीगल। क्या क्या? पहला, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, है ना, हाई ऑन लाइफ। तो ये इंस्टाग्राम कैप्शंस लेके आते देखो यहाँ पर, है ना, हाई ऑन लाइफ, वेरी गुड, है ना, इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो अगर लॉ ने मना करके रखा है, कानून ने मना करके रखा है, देयर शुड बी नो गांजा गांजा, तो नो गांजा गांजा, करेक्ट। तो अगर लॉ ने मना करके रखा है तो वो आपका अनलॉफुल है। नेक्स्ट, अगर आप प्रोविजन ऑफ लॉ ही डिफीट कर रहे हो, मतलब लॉ का जो मेन पर्पस था, लॉ की जो मेन थिंकिंग थी, जो मेन उसका ऑब्जेक्टिव था, आप उसी को डिफीट कर रहे हो, तो भी वो इलीगल कहलाएगा, है ना, तो भी वो इलीगल कहलाएगा, ठीक है, परफेक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का एग्जांपल रिपीट कर दो, उसमें मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैसे अप्लाई हो रहा है, मतलब कौन सा वाला, कार वाला बोल रहे हो आप, है ना, कार वाला बोल रहे हो क्या? मैं सोच रहा हूं कि मैं आपको ऑल्टो बेचूंगा, आपको लग रहा है कि मैं स्विफ्ट बेचने वाला हूं, तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, है ना, फैक्ट मतलब तथ्य, चीजें, दैट इज कॉल्ड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ओके, परफेक्ट। तो फॉरबिडन बाय लॉ मतलब जो लॉ ने मना करके रखा है, जो नहीं नहीं, फर्स्ट और सेकंड सेम कैसे हुआ अभी, अभी फर्स्ट और सेकंड सेम कैसे हुआ? फर्स्ट में क्लियर कट बना करके रखा है, फर्स्ट में क्लियर कट बना करके रखा है कि मर्डर मत करना, तो इट इज फॉरबिडन बाय लॉ, है ना। सेकंड क्या है, यू आर डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो अगर आपने पहले का लेक्चर अटेंड किया होगा तो मैंने आपको बताया होगा कि पैसा मैं कमा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैं अपनी घरवाली के नाम पर और बच्चों के नाम पर डलवा देता हूँ, इमेजिनरी, ठीक है। तो भले पैसा मैं कमा रहा हूँ लेकिन मैं इनके नाम पर ट्रांसफर करवा देता हूँ ताकि इनकम टैक्स ना देना पड़े, तो वो होता है डिफीटिंग द प्रोविजन ऑफ लॉ। तो लॉ के प्रोविजन या इंटेंशन को डिफीट करना, ये हम आगे पढ़ेंगे, चिंता ना करो, ठीक है। इसके लिए 5 मिनट रुक जाओ आप, है ना। आप देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका इफ इट इज फ्रॉड्यूलेंट। अगर आप किसी भी तरह का काम कर रहे हो फ्रॉड करने वाला, तो वो भी आपका इलीगल होता है, ठीक है। सामने वाले को आप इंजरी पहुंचा रहे हो, किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा रहे हो, ठीक है। मैंने आपको पैसा दिया कि पड़ोसी के कार में पत्थर मार के आ जाओ, है ना, उसका नाम बदनाम कर दो, ठीक है, कुछ भी कर दो, है ना, उसने आपके साथ ऐसा किया वैसा किया, तो आप सामने वाली पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, तो भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट, द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल। अगर कोर्ट ने कहा कि वो इमोरल है, अगर कोर्ट कहता है कि वो इमोरल है, तो वो भी आपका इलीगल माना जाएगा। एंड लास्ट वाला, अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी, अगर वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है तो भी इलीगल माना जाएगा, ठीक है। इन सारे के सारे पॉइंट्स में आप एग्जाम्पल पढ़ोगे, लेकिन हौले हौले। अब ये 6 पॉइंट्स ऊपर ऊपर से अपन ने पढ़े, है ना। हमने क्या बोला है कि वैसे तो कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट आपका लीगल होता है अनलेस आप इन 6 पॉइंट्स में कवर हो। 6 पॉइंट्स में क्या क्या कवर हो, है ना, लॉ ने मना करके रखा है,
है ना, या फिर आप डिफीट कर रहे हो प्रोविजंस को, या फिर आप किसी का तरह का फ्रॉड कर रहे हो, या आप किसी तरह की इंजरी कर रहे हो, या फिर वो इमोरल काम है ना, कोर्ट को पसंद नहीं आया, या फिर क्या आप पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में जा रहे हो। ठीक है, समझ आए कि नहीं? है ना, आकांक्षा गिरी पत्थर मार के आपका नाम चिपका जाएंगे, चिपका के आ जाओ, कोई बात नहीं, है ना, सिटी अलग अलग होगी ना, कुछ नहीं कर पाएंगे, हद होती है। हाँ, यस, केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स आ गई, है ना, बच्चों को पढ़ा के आ गई क्या? है ना, मुस्कान करी, ये सब एग्जाम्पल्स आपने पीछे भी बता दिए, बिल्कुल सही बात है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कुछ कुछ बातें नहीं है आपके लिए, लेकिन है ना, कुछ कुछ जो है आप नई नई बातें पढ़ने वाले हो जीवन में, सुनेगा। है ना, देखो पहले क्या करें, एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, सुनना। A, B and C enters into an agreement for division among them of gains acquired or to be acquired them to them by fraud। तो ABC मतलब ये जो हेरा फेरी के 3 लोग थे ना, कौन कौन, है ना, राम श्याम और उनका नाम क्या है यार, है ना, राम श्याम और बाबू भैया, है ना। तो राम श्याम और बाबू भैया ने क्या डिसाइड किया कि वो फ्रॉड करेंगे, है ना, अक्षय कुमार, क्या नाम है, सुनील शेट्टी और परेश रावल, है ना, इन बाबू राव, है ना, हाँ बाबू भैया। तो ये 3 लोगों ने क्या डिसाइड किया कि वो किसी बैंक में जाएंगे, है ना, अक्षय कुमार ने आइडिया दिया कि हम किसी बैंक में जाएंगे, चोरी करेंगे और जो पैसा आया उसको हम बांट लेंगे। तो ये गए बैंक में, उन्होंने चोरी भी की, है ना, बाबूराव मस्तानी, अबे बाजीराव मस्तानी हो, कैसे लोग हैं, बाबूराव मस्तानी करें, दैट इज बाजीराव मस्तानी, है ना। ओके चलो सुनो, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि हम फ्रॉड करेंगे। द एग्रीमेंट इज वॉइड एज इट्स ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। उनका जो ऑब्जेक्ट है, जो उनका पर्पज है, वो अनलॉफुल है, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, आप गुड बॉय हो ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट, समझ आया, है ना, वेरी गुड, यस। है ना, एक और एग्जांपल दिया हुआ है, एक और एग्जांपल में क्या दिया, सुनना। ए प्रोमिसेस टू बी टू अबेंडन अ प्रोसिक्यूशन व्हिच ही हैड इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी। तो सुनना, बी जो है, बी जो है आपके यहाँ पर चोरी करने आया, है ना, बी जो है ना आपके यहाँ पर चोरी करने आया, बी मतलब कौन, सपोज ऋतिक रोशन, है ना, आपके यहाँ पर बी मतलब कौन, ऋतिक रोशन जो है ना, वो आपके यहाँ पर चोरी करने आया। ठीक है, आपके यहाँ पर हीरा हीरा पड़ा हुआ था, तो आपके यहाँ पर ना वो क्या करना है, आपके यहाँ पर चोरी करना है। तो चोरी करके निकल गया, फिर आपको पता चला कि भाई उसने चोरी की है, तो आपने ना उसके ऊपर केस कर दिया, है ना, धूम का, यस बिल्कुल। तो आपने क्या किया ना, उसके ऊपर केस कर दिया, तो ऋतिक रोशन आपके पास आया, है ना, आपके पैरों पर गिर गया, बोले दीदी ऐसे मत करो, दीदी ऐसे मत करो, हमसे गलती हो गई, है ना, हमारे 2 बच्चे हैं, घर वाली भी नहीं है ना, बहुत मुश्किल से जीवन कट रहा है, तो इसलिए हीरा चोरी करने आया था। तो आपने बोला ठीक है कोई बात नहीं, है ना, आपने उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, क्या बोला कि आपने चोरी तो की है, लेकिन आपके अगेंस्ट में जो केस किया है ना, केस हम वापस ले लेंगे, केस जो है हम विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और वो भी कह रहा है कि मैं आपको हीरा वापस लौटा दूंगा, है ना। आपने क्या कहा कि हम केस वापस ले लेंगे, और वो भी आपको क्या बोल रहा है कि हीरा लौटा दूंगा, है ना। दी एग्रीमेंट इज वॉइड, ये वॉइड है, क्यों, बिकॉज दिस इज स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है, प्रोसिक्यूट करना मतलब किसी के अगेंस्ट में कंप्लेंट वगैरह करना या जेल वगैरह में डालना, या कोई मुजरिम है तो मुजरिम के साथ स्टिफलिंग करना, कहने का मतलब उसके साथ ट्रेड करना, है ना, उसके साथ ट्रेड करना, दिस इज कॉल्ड एज स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन, है ना। तो यहाँ पर स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन अनलॉफुल होता है। तो आप चोरों डकैतों के साथ अगर एग्रीमेंट करोगे, है ना, कोई आपके यहाँ पर चोरी करके चला गया, फिर कल जाके पकड़ा गया, तो आप कह रहे हो चलो कोई बात नहीं, आप तो घर के हो, है ना, एक काम करो सब कुछ वापस लौटा दो, हम आपके अगेंस्ट में केस नहीं करेंगे। सो सच काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स आर वॉइड, क्योंकि इससे पब्लिक को भी नुकसान पहुंचता है। आप छोड़ दोगे तो ऋतिक जो है किसी और के घर पे चले जाएगा, है ना, इस वजह से। ठीक है, सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड, समझ आया, क्लियर है। वाह, चोरी भी डायमंड करने आया, कुछ और नहीं, तो डायमंड कम चीज होती है ना। आपको डायमंड क्या लग रहा है, पत्थर है ना, बीच पे जाओ तो गिरा हुआ मिलता है, हद हो गई, है ना। देखो नेक्स्ट क्या बोला है, सेक्शन 10 of the contract provides for legality of consideration and objects, and section 23 also states that every agreement of which object consideration is unlawful is void। ठीक है, तो भाई सेक्शन नंबर 10 भी आपको लीगलिटी के बारे में बताता है, और सेक्शन 23 कहता है कि अगर वो इलीगल रहा तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। ठीक है, सर दोबारा बता दो स्टिपलिंग का मीनिंग।
स्टिफलिंग मतलब होता है ट्रेडिंग, है ना, काइंड ऑफ स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन का मतलब है ना, ट्रेडिंग और डीलिंग विद द कल्प्रिट्स, है ना, इसका मतलब होता है डीलिंग विद द कल्प्रिट्स। सर आपने ऋतिक रोशन का एग्जाम्पल ही क्यों लिया, कोई खास रीजन? क्यों, आपको बहुत पसंद है क्या? आपको बहुत पसंद है क्या? ऐसे मैंने देखा था, है ना, एक मैंने ना मीम देखा था, शायद मैंने आपको बताया भी था। ऋतिक रोशन का कुछ तो फोटो था उसके डाइवोर्स का, नीचे ऐसा कुछ तो था, उसमें मीम ही बना हुआ था, उसका डाइवोर्स हो चुका है सुजैन के साथ। तो किसी लड़की ने ना उसमें नीचे कमेंट की थी कि ऋतिक, है ना, आपने मुझसे शादी कर लो, मैं कसम से आपको कुछ नहीं बोलूंगी, है ना, आपको जो करना है करना, मैं घर के कोने में पड़ी रहूंगी। है ना, मुझे लग रहा है कि ये कमेंट करने वाली ये केमिस्ट्री ट्यूटोरियल सी थी, है ना, जो मुस्कान है ना वही थी। इतना पसंद है क्या आपको? क्या समस्या है, ऋतिक का एग्जाम्पल लिया, पहले तो आपने कभी नहीं पूछा, है नोरा का क्यों लिया, है ना, परम सुंदरी का क्यों लिया, अक्षय कुमार का क्यों लिया, ऋतिक का बड़ा पूछ रहे, हद हो गई। शेयर थोड़ी हो रहा है किसी के साथ। चलो क्लियर है क्या ये क्या हुआ आपका? तो आपका ये वॉइड मान लिया जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, है ना, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, The following is an example of agreement which is void because of unlawful consideration। तो कुछ आपको और एग्जांपल्स दिए गए जिसमें कंसीडरेशन जब आपका जो है अनलॉफुल है, सुनिएगा, है ना। देवशी कह रही मच्छर है जो कोने में पड़ी रहेगी, मच्छर कोने में पड़े रहते हैं क्या? नहीं भाई, वो तो मैदान में आ जाते हैं। है ना, केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स पूछ रही, कुछ भी रीजन निकाल लेते हो। तो भाई लॉ पढ़ने पढ़ाने वालों को यही तो होता है ना, लॉयर भी क्या करता है, कुछ भी मीनिंग निकाल लेता है और केस लड़ता है। तो आपने पूछा इस तरीके से, है ना, दिस इज कॉल्ड एज बीकॉम स्टाइल, है ना, दिस इज कॉल्ड एज बीकॉम स्टाइल। चलो सुनो एग्जाम्पल, A promises to obtain B an employment in the public service and B promises in return to pay rupees 1 lakh to A। तो किसी ने आपसे वादा किया कि वो आपको किसी ऑफिस में जॉब दिलवा देगा, है ना, गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब दिलवा देगा, और आपने उसको कहा कि अगर आपने जॉब दिलवा दी तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। ये होता है अपोज्ड टू दी पब्लिक पॉलिसी, है ना। वैसे क्या होता है, दिस इज अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी के अपोज में है, मतलब कि भाई ऐसे कुछ कुछ डेजिग्नेशन होते हैं जहां पर इंसान को ना मेहनत से पहुंचना चाहिए, जहां पर इंसान को जो है ना एग्जाम देके पहुंचना चाहिए, लेकिन आप उस पोजीशन में डीलिंग कर रहे हो, दैट इज नॉट लॉफुल, है ना, वो बिल्कुल भी लॉफुल नहीं है। है ना, कीड़े वाला बच्चा बोल रहा है, देखो भैया मोस्ट हैंडसम मैन को भी लड़की छोड़ के चली गई, टाइम नहीं देता होगा ना। मेन समस्या टाइम की है ना, जीवन में भाई देखो मेन समस्या टाइम की है। आप जिस चीज को टाइम नहीं दोगे ना वो चीज ग्रो नहीं करेगी, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या फिर आपका रिलेशनशिप हो, ठीक है। इसलिए हम जीवन में आज तक सिंगल रह गए, कीड़े वाले बच्चे के जैसे। चलो सुनो, सुनो, तो यहाँ पर क्या बोला है, दिस जस्ट एन एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल वापस आके रिपीट होगा कि अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी कहने का मतलब कि आप अगर पब्लिक डेजिग्नेशंस में डील कर रहे हो, तो है ना, जहां पर इंसान ने वोटिंग से पहुंचना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस से पहुंचना चाहिए, और उसमें आप पैसे देके अपनी जॉब ले रहे हो, दैट इज अपोज टू दी पब्लिक पॉलिसी। ओके, है ना। चलिए अब सुनेगा नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 23 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन इज अनलॉफुल। तो हम इसमें अनलॉफुल किन किन चीजों को मानते हैं ये अब आपको बताया गया, तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, है ना, प्लीज बहुत ध्यान सुनना। यहाँ पर क्या बोला है, पहला पॉइंट, व्हेन कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो ऊपर जो आपने पॉइंट पढ़े थे अब उसको इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अगर आपका कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट लॉ ने फॉरबिड करके रखा था, मना करके रखा था, है ना, सुनना, एक्ट्स फॉरबिडन मतलब होता है मना करना, है ना, है ना, फॉरबिडन का मतलब होता है मना करना। चलो सुनो प्लीज, अब यहाँ पर एक्ट्स फॉरबिडन बाय द लॉ और दोज विच आर पनिशेबल, है ना, ऐसे काम जो कानून ने मना करके रखे और उसमें आपको सजा दी जाती है, अंडर एनी स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, है ना, स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ, एज वेल एज दोज प्रोहिबिटेड बाय एनी रेगुलेशंस ऑर्डर्स वगैरह वगैरह। तो या तो किसी कानून में लिखा गया है या किसी ऑर्डर में आया है या किसी प्रोहिबिशन में आया है या किसी रेगुलेशन में आया है, तो कहीं पर भी अगर आपको मना करके रखा है, अगर आपको कहीं पर भी मना करके रखा है तो वो आपका अनलॉफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल सुनिएगा, अच्छा एग्जाम्पल है, ये वाला एग्जाम्पल है, अच्छा वाला है ना, सुनिएगा प्लीज बहुत ध्यान से। अ लाइसेंस टू कट ग्रास, है ना, आपको जो है लाइसेंस दिया गया था किस बात का, अ लाइसेंस टू कट ग्रास इज गिवन टू एक्स बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक्स को लाइसेंस दिया किस बात का,
है ना, किस बात का, घास काटने का। तो आपको, आपने लाइसेंस भी किसका लिया है, घास काटने का, अंडर द फॉरेस्ट एक्ट। एंड वन ऑफ द टर्म्स ऑफ द लाइसेंस इज दैट licensee should not assign his interest under the license without the permission of the forest officer। ठीक है, यहां पर क्या बोला है कि आप जो है ना, आप जो है गए थे किसके पास, आप जो है गए थे फॉरेस्ट ऑफिसर के पास, और आपने क्या बोला था कि हमको परमिशन दो, किस बात की परमिशन दो भाई, हाँ, किस बात की परमिशन मांगने गए थे आप, घास काटने की परमिशन मांगने गए थे। ठीक है, तो फॉरेस्ट एक्ट में आपको लाइसेंस मिला, लेकिन लाइसेंस में कंडीशन थी, है ना, लाइसेंस में कंडीशन थी, किस बात की कंडीशन थी, लाइसेंस में कंडीशन थी कि आप जो है ये अपना लाइसेंस किसी और को नहीं दे सकते, आप जो है अपना लाइसेंस किसी और को असाइन नहीं कर सकते, अगर आपने किया तो आपके ऊपर लगेगी पेनल्टी। अगर आपने ये लाइसेंस किसी और को दे दिया, ट्रांसफर कर दिया विदाउट टेकिंग द परमिशन ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिसर, तो आपके ऊपर लगेगी पेनल्टी या फाइन। चलो सुनो, है ना, सुनो प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पर समझो ये मिस्टर एक्स था, है ना, सपोज मिस्टर एक्स था, इसने जब एग्रीमेंट साइन किया था, लाइसेंस का एग्रीमेंट साइन किया था, तो तब इसको पता था कि भाई किसी और को ये नहीं दे सकता, और अगर इसने किसी और को लाइसेंस दे दिया तो उसके ऊपर पेनल्टी और फाइन लगेगी। लेकिन ये था थोड़ा सा बदतमीज, है ना, मिस्टर एक्स जो है ये फिर भी थोड़ा सा बदतमीज था। तो मिस्टर एक्स ने क्या कहा, है ना, मिस्टर एक्स ने इसको ट्रांसफर कर दिया, किसको किया, मिस्टर वाई को। मिस्टर एक्स ने फिर भी ये लाइसेंस जो है घास काटने का ये दे दिया मिस्टर वाई को। तो क्या ये एग्रीमेंट वॉइड है या इलीगल है, क्या बताओ, है ना, क्या ये एग्रीमेंट इलीगल है क्या बताइए, या अनलॉफुल है क्या बताइए। है ना, क्या ये अनलॉफुल है, क्या इसको आप इनवैलिड बोलेंगे, है ना, बताइए। हमने मना करके रखा था, हमने बोला था कि भाई बिना पूछे दिया तो तेरे ऊपर पेनल्टी और फाइन आएगी। तो क्या यहाँ पर ये अनलॉफुल है, नहीं भाई बिल्कुल अनलॉफुल नहीं है। क्यों अनलॉफुल है ना, क्यों अनलॉफुल है, यहां पर लॉ ने प्रोहिबिट किया था कि रिस्ट्रिक्ट किया था, यहां पर लॉ ने आपको प्रोहिबिट किया था या रिस्ट्रिक्ट किया था, बताओ। ये अनलॉफुल नहीं है, ये अनलॉफुल नहीं है ना, डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ में भी नहीं है। तो मुझे बताओ कि ये प्रोहिबिट किया था या रिस्ट्रिक्ट किया था। प्रोहिबिट मतलब क्या, कर ही नहीं सकते, प्रोहिबिट का मतलब होता है कि कर ही नहीं सकते। लेकिन यहां पर क्या बोला था कि कर तो सकते हो, लेकिन अगर आपने किया बिना पूछे तो आपके ऊपर पेनल्टीज और फाइन लगाई जाएगी। सो दी कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। बस मुद्दा ये है कि मिस्टर एक्स को पेनल्टी वगैरह देनी पड़ेगी। क्योंकि ये अनलॉफुल नहीं है, ये बिल्कुल वैलिड है, ये बिल्कुल वैलिड है। बस इतना ही मुद्दा है कि सामने वाले पार्टी को क्या करना पड़ेगा, है ना, सामने वाली जो पार्टी है उसको, उसने आपको जो है मतलब फॉरेस्ट ऑफिसर को फिर पैसे वगैरह देने पड़ेंगे, मतलब फाइन और पेनल्टीज वगैरह लग सकती है। ठीक है, परफेक्ट। तो एक बार मैं आपको पढ़वा देता हूँ, सुनना। इसलिए मैं कह रहा था कि अच्छा एग्जाम्पल, आप ध्यान नहीं देते हो। यहाँ पर देखो, हमने बोला था कि भाई विदाउट दी परमिशन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, और अगर किया तो फाइन लगेगा। बट द ऑब्जर्वेंस ऑफ द कंडीशन इज नॉट ऑब्लिगेटरी अंडर द फॉरेस्ट एक्ट। लेकिन फॉरेस्ट एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था, जो मेन लॉ है ना उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था कि ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन आपको लाइसेंस ने आपको लिख के बोला था कि अगर आपने ट्रांसफर किया बिना पूछे तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। और आप जो है मतलब वो मिस्टर एक्स जो है थोड़ा सा बदतमीज टाइप का इंसान था, तो उसने कैची और किसी को पकड़ा दी, मतलब लाइसेंस किसी और को दे दिया, है ना। हियर ए इन ब्रीच ऑफ द कंडीशन, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। सो ए इन द ब्रीच ऑफ कंडीशन अग्रीज टू असाइन हिज इंटरेस्ट अंडर द लाइसेंस टू बी। तो ए ने जो अपना लाइसेंस है बी को दे दिया, है ना, दैट एग्रीमेंट विल बी वैलिड, एग्रीमेंट बिल्कुल वैलिड रहेगा। असाइनमेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, जो हमने कंडीशन डाली थी वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए डाली थी। हमने जो कंडीशन डाली थी वो सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए डाली थी, कि हमको भाई क्लियर कट पता रहना चाहिए कि ये किसके पास जा रहा है, एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द रेवेन्यू, और पैसे का भी जो है यहाँ पर ध्यान रखा जाए। ठीक है, पैसे का भी नुकसान ना हो, इसलिए हमने ये कंडीशन डाली थी। ठीक है, बताइए हाँ या ना, क्लियर हुआ क्या। हाँ, मुझे लगता है कुछ कुछ बच्चे 6 बजे फ्री होते हैं क्या शाम को, है ना, कुछ कुछ बालक बालिकाएं जो हैं 6 बजे फ्री होते हैं क्या, अभी ज्वाइन हो रहे हैं, है ना, अभी 6 बजे ज्वाइन हो रहे हैं, ऐसा क्यों, सो के उठते हो क्या आप, या योगा करने जाते हो, या मेडिटेशन करते हो, क्या करते हो 5 से 6, या आपकी डेट वेट रहती है। यहाँ तक क्लियर है ना, परफेक्ट, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस मतलब होता है ना, देखभाल करना, देखरेख करना। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है देखरेख करना, है ना, व्यवस्था को संभालना। तो यहाँ पर भाई भाई ऑफिसर के
को पता रहना चाहिए कि कौन काम कर रहा है, ताकि इलीगल काम ना हो। इसलिए उन्होंने कहा था कि बिना पूछे किसी को मत देना। ठीक है, फिर भी आपने दिया, है ना, फिर भी आपने दिया तो दिक्कत है। एक्स तो होते ही बदतमीज है, कपिल कह रहा है एक्स तो होती ही बदतमीज है। हो सकता है आपकी करंट वाली भी एक्स बन जाए, है ना, उसको पहले से बता दो कि फ्यूचर में हो सकता है मैं तेरे को बदतमीज बोलूं। ठीक है, परफेक्ट क्लियर। चिंटी के साथ वीडियो कॉल, तो 5 से 6 ऐसा क्या होता है भाई वीडियो कॉल? क्या सूरज डूबता डूबता देखते हो क्या आप, है ना? मतलब साथ में बैठते हैं क्या ऐसे ग्लास ग्लास लेके? हाँ चलिए डन, ये भी समझ आया। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 41, हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो जहां पर लॉ ने मना करके रखा है वो आपका अनलॉफुल होता है, लेकिन यहाँ पर मना नहीं करके रखा था। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 41 में देखो, अ फादर हैड अरेंज्ड अ मैरिज ऑफ हिज 17 इयर्स बॉय। 17 साल का मासूम बालक, तो आपकी बात चल रही है ना, आपके पापा ने क्या किया आपके लिए? शादी का प्रबंध कर दिया, है ना, अरेंजमेंट कर दिया। चलिए सुनिए, तो आपके पापा ने आपके लिए क्या किया? माही कह रही है मिस्टर माही। अच्छा हो मिस्टर माही, मिस्टर माही इज लाइक लड़की घुमाता होगा सर। सही बात है, कोई बड़ी बात नहीं। चलो सुनो, टाइम कैसे मिल जाता है यार तुमको? अ फादर हैड अरेंज फॉर मैरिज ऑफ 17 इयर्स बॉय, है ना, ये टैलेंट हमको भी सिखाना वाला, है ना, पढ़ाई के साथ साथ कैसे आप जो है घुमा लेते हैं लड़के लड़कियों को, है ना। चलो सुनो, तो यहाँ पर 17 साल के आप बालक हैं और आपके पापा ने आपकी शादी के बारे में सोचा, एंड टुक डाउरी, लेकिन दहेज भी लिया, ऐसे नहीं, है ना, उसने कहा कि हमारा बेटा फ्री में नहीं मिलेगा, इसके पैसे लगेंगे, है ना, उन्होंने कहा कि दहेज होगा। ठीक है, टुक डाउरी फ्रॉम गर्ल्स पेरेंट्स, तो भाई कन्या के घर वाली से पैसे भी लिए गए। सच मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट टेक प्लेस एज इन इंडिया द मिनिमम एज, है ना, बहुत खुश हो रहे थे देखो, है ना, बहुत खुश हो रहे थे। 17 वाले गोयम कह रहे हैं ऑन कॉल बता देंगे, अभी बता दो उसमें क्या दिक्कत है ना। मिनिमम एज कितनी है फॉर बॉयज मैरिज इज 21 ईयर्स, है ना, ठीक है, एंड डाउरी इज नॉट परमिसिबल। तो इंडिया में ना दहेज लेना आपको अलाउड है ना दहेज लेना अलाउड है, और ना आप 17 साल की उम्र में, है ना, शादी के सपने देख सकते हैं, है ना। मैंने तो आपको पहले भी कहा था, खुद नहीं उठ पा रहे हैं ये, हाँ खुद नहीं उठ पा रहे हैं, घर वाली को उठाएंगे ये, बताओ, है ना। लड़कियों के लिए तो 18 ही है, नहीं लड़कियों के लिए अभी भी 18 ही है ना। बातें चल रही है काफी टाइम से कि बढ़ा के 21 कर दिया जाए ना, इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा और कन्याओं के लिए भी अच्छा होगा, सही भी बात है, ठीक है, लेकिन अभी तक बढ़ा ही नहीं है, वो डिस्कशन चल ही रहा है कि 18 से 21 कर दिया जाए। ठीक है, तो परमिसेबल नहीं है, सो दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज द कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर फॉरबिडन बाय लॉ। तो आपका कंसीडरेशन मतलब दहेज, और ऑब्जेक्ट मतलब 17 साल का ब्याह, तो ये सब क्या है? दिस इज फॉरबिडन बाय लॉ, लॉ ने मना करके रखा है, तो क्यों कर रहे हो? इतनी क्या आग लगी है भाई 17 साल की उम्र में? ठीक है, परफेक्ट। चलिए अब देखो नेक्स्ट, है ना, अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका व्हेन कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट्स डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो अगर आपका कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट जो है वो लॉ के प्रोविजन को डिफीट कर रहा है। अब सुनना, इन्होंने एग्जांपल कौन सा दिया हुआ है? आपको लिमिटेशन एक्ट का मतलब पता है? मैंने आपको लिमिटेशन एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया, याद है क्या? है ना, लिमिटेशन एक्ट क्या होता है? हाँ, लिमिटेशन एक्ट क्या होता है बताइए? कि यहां पर देखो, अगर, है ना, जुनैद ने, और यहाँ पर जुनैद ने जो है वो माल बेचा था हिमांशु को। ठीक है, जुनैद ने जो है वो माल बेचा था हिमांशु को, और, है ना, क्रेडिट में बेचा था, उधार में बेचा था। तो हिमांशु ने जुनैद से कहा था, है ना, हिमांशु ने जो है जुनैद से कहा था कि भाई मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, लेकिन तू मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे कि तू मेरे ऊपर 3 साल तक केस नहीं करेगा। है ना, उसने कहा कि भाई के लिए इतना नहीं करेगा, है ना, भाई के लिए इतना नहीं करेगा, ऐसे कैसे चलेगा? तो उसने बोला कि तू बस मेरे को ना एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे दे। कौन? हिमांशु कह रहा है कि भाई मेरे ऊपर 3 साल तक केस नहीं करेगा, उसके बाद भी अगर मैंने तेरा भरोसा तोड़ दिया तो तू मेरे ऊपर केस कर सकता है, लेकिन 3 साल तक नहीं कर सका, नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये कहां पर लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है लिमिटेशन एक्ट में। तो लिमिटेशन एक्ट क्या कहता है कि अगर आपको सामने वाले के ऊपर केस करना है तो 3 साल तक ही कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हिमांशु भैया बहुत होशियार है, वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में आपसे साइन करवा के ले रहे हैं कि आप 3 साल तक केस नहीं करेंगे। ठीक है, सो यू आर डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो आप लॉ का इंटेंशन डिफीट कर रहे हो, आप लॉ को हरा रहे हो, और अगर आप कानून को हराने की कोशिश करोगे तो कानून आपको हरा देगा, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इनवैलिड, है ना। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इनवैलिड। ठीक है,
बोलो हाँ या ना। दीपू सिंह इज लाइक फूल बना दिया, वो तो है ही कोमल कोमल फूल, है ना, प्यारा सा। चलो सुनो, यहाँ पर क्या बोला है, दी वर्ड्स डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ मस्ट बी टेकन एज लिमिटेड टू डिफीटिंग द इंटेंशन। तो डिफीटिंग द प्रोविजंस ऑफ लॉ का मतलब होता है डिफीटिंग द इंटेंशन ऑफ लॉ, कानून का जो भी इंटेंशन था उसको डिफीट करना था। ठीक है, द कोर्ट लुक्स एट द रियल इंटेंशन, आपका सच में सोचना क्या था वो देखा जाता है। इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज इज टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स इट, फिर कोर्ट भी उसको लागू नहीं करवा पाएगा, है ना। देखिए, लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट वुड बी डिफीटेड बाय एन एग्रीमेंट। लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट मतलब है ना लीगल लॉ, तो भाई कानून ने जो भी बनाया है, कानून ने जो भी एक्ट बनाया है, दिस विल बी डिफीटेड बाय एन एग्रीमेंट बाय अ डेटर नॉट टू प्लीड लिमिटेशन एस डी। मतलब डेटर ने आपको क्या बोला है ना, डेटर ने आपको बोला है कि आप जो है लिमिटेशन प्लीड नहीं करेंगे। कहने का सिंपल मतलब कि आप 3 साल तक यहाँ पर केस नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट इज टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, लिमिटेशन एक्ट को हराना, तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ आया। नेक्स्ट, हिंदू लॉ इज डिफीटेड बाय एन एग्रीमेंट टू गिव सन इन अडॉप्शन इन कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अलाउंस टू द नेचुरल पेरेंट्स। तो यहाँ पर देखो सेकंड पॉइंट, आप हो सकता है पहली पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं आपको इसका मीनिंग थोड़ा प्रॉपर्ली समझाना चाहूंगा, सुनना, है ना, सुनना प्लीज बहुत ध्यान से, है ना, सुनना प्लीज बहुत ध्यान से। तो पहला वाला पॉइंट क्या था, वो 3 साल वाला पॉइंट था ना, गोयम जो पहला वाला पॉइंट था वो वही 3 साल वाला ही पॉइंट था। ठीक है, अब सुनना, अब यहां पर है ना गोयम का एग्जाम्पल लेते, सुनो। गोयम जो है ना, इसके पेरेंट्स इसको बहुत ही प्यार करते हैं, है ना, इसके पेरेंट्स जो इसको बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही इसको है ना जो है बहुत ही चाहते हैं। तो गोयम भी अपने पेरेंट्स को बहुत चाहता है। ठीक है, तो गोयम के पेरेंट्स को लगा कि इतना प्यार जो है सिर्फ हमको क्यों मिले, है ना, गोयम के पेरेंट्स को लगा कि इतना प्यार सिर्फ हमको क्यों मिले, है ना। कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं, कुछ ऐसे भी माँ बाप हैं जिनके चिल्ड्रन नहीं है ना, कुछ ऐसे भी माँ बाप हैं जिनके चिल्ड्रन नहीं है। तो उन्होंने भी देखा कि भाई गोयम तो बहुत ही प्यारा लड़का है, तो गोयम के पेरेंट्स ने सोचा कि ये प्यार सिर्फ हमको क्यों मिले, ये प्यार किसी और को भी मिलना चाहिए। ये उसने साइन करवा लिया, फिर भी वैलिड नहीं होगा। हाँ निशा, ये साइन करवा लिया ना, फिर भी वैलिड नहीं होगा। तो गोयम के पेरेंट्स ने सोचा कि भाई हमको ये सिर्फ क्यों मिले, ये प्यार दूसरे पेरेंट्स को भी मिलना चाहिए। तो गोयम के पेरेंट्स ने क्या किया, यहाँ पर ना चालू किया, उन्होंने अलग अलग पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि 2-2 साल तक आप इस बच्चे को रख सकते हो, है ना, आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। तो इसके पेरेंट्स ने क्या चालू किया, है ना, उन्होंने नई स्कीम निकाली और कहा कि ये जो हमारा गोयम है ना, बहुत ही प्यारा बच्चा है ना, बहुत ही प्यार करता है, बहुत ही ध्यान रखता है ना, पूरे सुबह सब घर के दरवाजे खोलता है ना, चाबी आबी लेके तालों से खोल मतलब ताले खोल के आता है, रात को बंद भी करता है ना, भगवानों की भी जिम्मेदारी इसने लेके रखी है ना, मंदिर वंदिर बंद करना, आरती वगैरह करना, दिए बनाना, है ना, मशीन चालू करना, पानी भर के आना, तो सारे के सारे काम ये कर लेता है। तो गोयम के पेरेंट्स ने 2-2 साल जो है गोयम को देना चालू किया। ठीक है, और बदले में पेरेंट ये पैसे भी ले रहे थे, है ना, लेकिन गोयम के मम्मी पापा कम नहीं थे, बोले अगर आपको इतनी खुशियां मिल रही है तो आपको भाई पैसे भी देने पड़ेंगे कुछ। तो भाई देखो, यहाँ पर इंडिया में बच्चे अडॉप्ट करना कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया में, है ना, इंडिया में बच्चे अडॉप्ट करना कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे अडॉप्ट करना लीगल है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन बच्चा दे दिया और पैसे ले रहे हो, है ना, बच्चा दे दिया और पैसे ले रहे हो, तो भाई ये तो व्यापार हो गया, है ना, ये तो क्या हो गया, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई, है ना, ये आपकी ट्रैफिकिंग की कैटेगरी में आ जाता है। कि आप जो है लोगों को बेच रहे हो, दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट डन। भाई वो भी इंसान है, वो भी इंसान है ना, भले हम बोलते हैं कि बच्चे आपके एसेट है, लाइबिलिटी नहीं। आपने सुना होगा, है ना। सर गोयम कह रहे सर आप ठंडा लो, है ना, पिलाओ ठंडा पिलाओ, क्या भेज रहे हो। हम ठंडा नहीं लेते भाई, एक बार मूड में आ गए ना तो गर्म करके ही छोड़ते हैं। चलो सुनो, तो यहाँ पर क्या बोला है कि बच्चे अडॉप्ट करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार की हरकतें करना शोभा नहीं देता आपको। तो ये सब होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो आप फिर है ना पेरेंट्स के एसेट हो, भले मानते हम, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि पेरेंट्स आपसे पैसा कमा रहे हैं, है ना, ऐसा मतलब थोड़ी कि भाई आप जो है ना बच्चों से पैसा कमा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। सो सच काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अनलॉफुल, है ना, ये अनलॉफुल है। आपको बच्चा किसी को उठा के देना है दे दो, लेकिन पैसे मत मांगो यार, ऐसा। ठीक है, बोलो समझ आए कि नहीं। है ना, माही इज लाइक मेरा तो बचपन का सपना है सर एक पर 2 फ्री,
एक पर दो फ्री मतलब ट्विंस चाहिए, एक पर दो फ्री मतलब ट्विंस चाहिए, ऐसे क्यों? ट्विंस चाहिए, कैसे इंसान हो यार? चलो अपनी अपनी इच्छाएं होती है, आपके ऊपर क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, पहला पॉइंट क्या बोला था? पहला पॉइंट बोला था व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ। तो अगर लॉ ने मना करके रखा है, रिया सिंह आई हैव अ ट्विन, बहुत बढ़िया, बधाई हो। चलो सुनो, केमिस्ट्री ट्यूटोरियल इज लाइक ट्रिपलेट, बाल नोच जाएंगे बेटा आपके बच्चे। चलो पहले क्या बोला है, व्हेन कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज फॉरबिडन बाय लॉ, तो अगर लॉ ने मना करके रखा है तो वो काम नहीं करने का, है ना। सेकंड वाला काम है ना, आप अगर लॉ के प्रोविजन को डिफीट करने की कोशिश करो, जैसे आप लिमिटेशन एक्ट वगैरह था या गोयम को बेच रहे थे, तो इवन दिस इज नॉट वैलिड। थर्ड वाला व्हेन इट इज फ्रॉड्यूलेंट, तो फ्रॉड्यूलेंट वाले तो आप बहुत सारे पढ़ चुके हो, है ना। फ्रॉड्यूलेंट वाले तो आप बहुत सारे पढ़ चुके हो। अब देखो, जैसे आप मोबाइल लेने गए, सामने वाले ने आपको मोबाइल की कॉपी चिपका दी, फर्स्ट कॉपी चिपका दी, है ना, ओरिजिनल नहीं था, डुप्लीकेट था, तो ये भी एक तरह का फ्रॉड है ना। स्मगलिंग करना ये भी एक तरह का फ्रॉड है, ठीक है ना, परफेक्ट। चलो सुनो, तो व्हेन इट इज फ्रॉड्यूलेंट में इन्होंने क्या कहा है, एग्रीमेंट्स विच आर एंटर्ड इनटू टू प्रमोट फ्रॉड, अगर आप फ्रॉड को प्रमोट कर रहे हो, एंड दिस विल बी वॉइड। फॉर एग्जाम्पल, एन एग्रीमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ स्मगलिंग देम आउट ऑफ कंट्री इज वॉइड एंड द प्राइस कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो अगर आप स्मगलिंग वगैरह को प्रमोट कर रहे हो तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। जैसे है ना, यहाँ पर समझो कि एक दुकानदार है मेरे पास में, और वो नकली माल बेचता है ना, वो क्या करता है ना, वो ना नकली नकली माल बेचता है। तो उसने मुझे भी बोला कि तू भी बेचेगा क्या, तो मैंने बोला ठीक है ना, ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करने में क्या है। जब यहाँ पर दो दो तीन तीन बच्चे करने का बच्चे सोच रहे हैं, है ना, जब 17 18 16 साल के बच्चे सोच रहे हैं दो दो तीन तीन बच्चे करेंगे, और वो भी एक साथ, तो भाई हम तो ये बिल्कुल सोच ही सकते हैं कि भाई फ्रॉड वाला कोई काम कर ले। तो हमने बोला ठीक है ना, कर लेते हैं। तो हम मैंने उसको पैसे दिए 50,000 रुपये एडवांस, है ना। अज्यूम करो कि मैंने उसको 50,000 रुपये एडवांस दिए, और उसने पैसे तो ले लिए, लेकिन बाद में मुझे वो मोबाइल ही नहीं दे रहा है। उसने कहा था कि मैं तेरे को नकली पीस दूंगा, जाके बेच के आना, मुझे मोबाइल ही नहीं दे रहा है। तो मैं उससे पैसा रिकवर कर पाऊंगा क्या? तो नहीं। और मैं जो है उससे पैसा रिकवर बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हम किसको प्रमोट कर रहे हैं? फ्रॉड को, स्मगलिंग को, है ना, बिना टैक्स वाले मोबाइल को, वगैरह वगैरह। सो ऑल दिस इज नॉट अलाउड। समझ आया? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं बताओ? है ना। केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स इज लाइक, सर मैं कहती कुछ हूं और आप और कुछ समझ लेते हो, सिमेंटिक बैरियर। दिस इज कॉल्ड एज करेक्ट इंटरप्रिटेशन। अब ट्विंस की बात चलती है, अब अगर है ना 3 बच्चों की बात करोगे तो हम क्या समझेंगे कि आपकी 3 की इच्छा है, सही बात है कि नहीं? चलो क्लियर हुआ क्या? तो अगर आप फ्रॉड करने की कोशिश करें तो वो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन कंसीडरेशंस डिफीट्स एनी रूल फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया, तो आपके पास अलग अलग प्रकार के रूल्स होते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के लॉज होते हैं। तो अगर आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, है ना, रूल वगैरह तोड़ने के लिए या फिर लॉ वगैरह तोड़ने के लिए, तो आपका इनवैलिड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है ना, अगर आप सामने वाली पार्टी को इंजरी पहुंचाने की कोशिश करो, इंजरी पहुंचाने की कोशिश करो मतलब क्या, कि आप सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहे हो, है ना। सुनिएगा इसमें क्या बोला इन्होंने, दी टर्म इंजरी मीन्स क्रिमिनल और रॉन्गफुल हार्म। तो कोई क्रिमिनल भी हो सकता है, हार्म हो सकता है, कि आपने सामने वाले को बोला कि भाई है ना, एक तलवार थोड़ी सी मार के आ जा, थोड़ा सा जो है चाकू मार के आ जा, है ना, या फिर बंदूक से गोली मारना, लेकिन सिर्फ छू के जानी चाहिए। सो दैट इज व्हाट क्रिमिनल रॉन्ग। रॉन्गफुल हार्म मतलब किसी भी प्रकार का आप जो है सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहे हो। आप सामने वाले का अगर नाम भी खराब कर रहे हो तो इवन दैट इज कॉल्ड एज रॉन्गफुल हार्म, ठीक है। तो फॉलोइंग एग्जांपल्स आपको दिए गए, इसमें जो है आपका कंसीडरेशन वगैरह अनलॉफुल माना जाता है। जैसे जैसे है ना, फॉर एग्जांपल सुनना, है ना, सुनना यहाँ पर क्या हुआ। अब देखो, मैंने ना आपके सीए इंटर के टेक्स्ट के नोट्स बनाए, सुनेगा, है ना, मैंने आपके सीए इंटर के टेक्स्ट के नोट्स बनाए, बहुत ही प्यारे बनाए, है ना, बहुत ही प्यारे बनाए, इतने प्यारे बनाए कि आपको तो है ना एकदम ऐसे दिल को छू गए, आप उन नोट्स को अलग ही नहीं कर पा रहे खुद से। और मैंने उन नोट्स का करवा लिया कॉपीराइट, है ना। क्यों दिल को छू गए? क्योंकि मैंने उसमें आपका नाम डाला था, आपके फोटो डाले थे, आपकी वाली के फोटो डाले थे, और आपके घर वालों के फोटो डाले थे, तो इतना प्यारा था
कि आपको भी बहुत पसंद आ गए और मैंने उसको करवा लिया कॉपीराइट। कॉपीराइट मतलब मेरे अलावा और उसको नहीं छाप सकता, है ना, कि मेरे अलावा उस बुक को कोई और नहीं छाप सकता। लेकिन यहाँ पर रिया जो है ना, यहाँ पर रिया जो है, रिया किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है ना, रिया किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और कह रही है कि मेरे नोट्स जो है वो खुद छाप के बेचेंगे, है ना। वो कह रहे हैं कि हमारे जेरोक्स की शॉप है ना, फोटोकॉपी की शॉप है, तो हम उसको फोटोकॉपी कर करके बेचेंगे, है ना। या फिर सर को बिना बताए जो है हम उनके नोट्स प्रिंट कर लेंगे, एक कॉपी बुलवा लेंगे, पीडीएफ बुलवा लेंगे और उसको प्रिंट कर करके बेचेंगे। तो अगर रिया यहाँ पर मेरे पेट पर लात मार रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल इनवैलिड होगा। लॉ उसको कैसे मान सकता है ना। सीए इंटर के बुक में फोटो क्यों डाल सकते हैं ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जब मैं इतनी ड्राइंग्स बना सकता हूँ तो आपको भी फोटो डाल सकता हूँ, क्या डिफरेंस है उसमें, है ना। चलिए, तो अगर आप जो है मुझे बता के मुझे कमीशन दे रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे बिना बताए मेरे नोट्स को प्रिंट करके मार्केट में बेच रहे हैं तो भाई आपके साथ तो गलत ही होने वाला है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा इनवैलिड। समझ आया ना। यस। तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप किसी का कॉपीराइट वायलेशन कर रहे हो, जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैं यूट्यूब पर कोई लेक्चर लेता हूँ, है ना, मैं किसी और का यूट्यूब का वीडियो दिखा देता हूँ, उसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाता है ना। वो कहते हैं कि आपने हमसे बिना पूछे हमारा वीडियो क्यों दिखा दिया, दिखा दिया, फिर उसको डिलीट कर देते हैं और क्या करेंगे। समझ आया। तो कॉपीराइट क्लेम तो आपको भी पता होगा, है ना। इंस्टाग्राम पे भी आपको बहुत बार कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, अगर आप कोई, है ना, म्यूजिक डालो, कोई वीडियो डालो, कोई ऑडियो डालो, और यूट्यूब पर भी आ जाता है। ठीक है, यस। और वो कब पॉसिबल है, जब आपने उसको कॉपीराइट करवाया हो, मतलब रजिस्टर करवाया हो तो ही। रजिस्टर नहीं करवाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। देखिए, तो एन एग्रीमेंट टू प्रिंट अ बुक इन वायलेशन ऑफ अनदर्स कॉपीराइट इज वॉइड। तो अगर आप मेरे पेट पर लात मारोगे तो एग्रीमेंट हो जाएगा वॉइड। एज दी ऑब्जेक्ट इज टू कॉज इंजरी, आप मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो, आपको शर्म भी नहीं आ रही है। इट इज ऑल्सो वॉइड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज फॉरबिडन बाय द लॉ। तो लॉ ने भी मना करके रखा है कि भाई कोई इंसान इतनी मेहनत कर रहा है, नोट्स बना रहा है, उसको कॉपीराइट करवा रहे हो और आप उसको फ्री में छाप रहे हो, ऐसे थोड़ी चलेगा, है ना। तो लॉ ने भी इसको मना करके रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, ए प्रोमिसेस टू रीपे हिज डेट बाय डूइंग मैनुअल लेबर डेली फॉर ए स्पेशल पीरियड एंड अग्रीज टू पे इंटरेस्ट एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट, है ना, इन केस ऑफ डिफॉल्ट। तो जैसे प्रतीक जो है, प्रतीक जो है ना, प्रतीक ने लोन लिया था मिस्टर मिसेज एक्स से, है ना। जहां पर प्रतीक ने लोन लिया था किससे, मिसेज एक्स से लोन लिया था। और मिसेज एक्स को प्रतीक ने क्या कहा था कि मोहतरमा, अगर हम आपका पैसा नहीं चुका पाए तो हम आपकी सेवा करेंगे 5 साल, है ना। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। आप, है ना, आप कहेंगे पैर दबाओ तो पैर दबा देंगे, खाना बोलो खाना बना देंगे, है ना। आप बोलो झाड़ू पोछा मारना है झाड़ू पोछा मार देंगे, गला बोलो गला दबा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कह रहे हो कि हम आपके लिए मैनुअल लेबर करेंगे, आप जो कहो हम वो करेंगे, है ना मालकिन, आप जो कहो हम वो करेंगे। और अगर आप हम नहीं कर पाए तो हम आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट देंगे, है ना। कौन सा वाला इंटरेस्ट देंगे, मतलब ब्याज देंगे, वो वाला इंटरेस्ट नहीं। ठीक है, यहाँ पर ना इंटरेस्ट देने वाले हैं, मतलब ब्याज देने वाले हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ये भी इनवैलिड है, क्यों, है ना। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना ये भी इनवैलिड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये स्लेव बनने के लिए तैयार है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये स्लेव बनने के लिए तैयार है। यहाँ पर प्रतीक ने जो मिस्टर मिसेज एक्स का स्लेव बनने के लिए तैयार है, तो ये काइंड ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, है ना। आप लोगों को गलत इस्तेमाल कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत बात है ना, ये बिल्कुल गलत बात है ना। प्रतीक ने मिसेज एक्स को क्या कहा था, है ना, मेक मी योर स्लेव। प्रतीक ने मिसेज एक्स को कहा था मेक मी योर स्लेव, जो गलत बात है ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, आपकी अभी उम्र नहीं हुई है। करेक्ट, ओके। तो ये हो जाएगा इनवैलिड। समझ आया, सुनना। तो हियर एज प्रॉमिस, है ना, यहाँ पर हियर एज प्रॉमिस टू रीपे बाय मैनुअल लेबर। ए ने मैनुअल लेबर लगाने, मतलब काय कि मैनुअल लेबर आपके लिए हाँ चलो सॉरी, सुनो। Here, A's promise to repay by manual labor is the consideration for the loan, and this is illegal, है ना, because this amounts to slavery. You should not say to someone, है ना, make me your slave. ये अच्छी बात नहीं होती है ना। Okay. So on the part of A, in other words, है ना, consideration involves injury to the person of A. The consideration is illegal. Object is also illegal. है ना, slavery करवाना is opposed to the public policy और ये contract void है ना, और ये contract आपका void है। समझ आया, परफेक्ट, है ना। चलिए,
क्लियर होना एकदम। आकांक्षा गिरी, आप इंसान को इंसान मत रहने देना, क्यों, क्या दिक्कत है। फोर्थ पॉइंट रिपीट कर दो, फोर्थ पढ़ाया कहाँ है, अच्छा ऊपर वाला ये। अगर आप रूल तोड़ते हो, अगर आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है रूल तोड़ने का, कॉन्ट्रैक्ट है ना, या फिर लॉ तोड़ने का, तो वो आपका इनवैलिड होता है। जैसे आपके ट्रैफिक के रूल्स हैं, है ना, आपके ट्रैफिक के रूल्स हैं, तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई तू सिग्नल तोड़ देना, मैं तेरे को 2 समोसे खिलाऊंगा, ठीक है, तो मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने सिग्नल तोड़ दिया और मैंने जो है उसको समोसे नहीं खिलाए, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था, मैंने उसको कुछ तोड़ने के लिए कहा था, रूल वूल तोड़ने के लिए कहा था, तो दिस इज नॉट वैलिड। परफेक्ट, समझ आया ना, है ना, बहुत बढ़िया। चलो, तो नेक्स्ट क्या है आपका, है ना, नेक्स्ट है आपका, कुछ बच्चे तो बहुत तेज है ना, वो समझ जाते हैं, और कुछ बच्चे इतने इनोसेंट है कि वो समझेंगे 4-5 साल बाद, है ना। चलो सुनो, तो यहाँ पर आपका व्हेन कंसीडरेशन इज इमोरल, तो अगर आपका कंसीडरेशन इमोरल होता है ना, तो भी, है ना, वैलिड नहीं होता है। अभी इमोरल वाला कल पढ़ लेंगे ना, इमोरल और आगे की कहानी जो ना कल पढ़ लेंगे, आज के लिए, है ना, यहीं पर रुकते हैं। तो भाई जितना मैंने आपको बताया है वो सारा का सारा रिवाइज करके आएंगे, लेकिन मेन मेन चीजें रिवाइज करके आएंगे ना, इधर उधर की बातें रिवाइज नहीं करनी आपको। मुझे पता है कि भाई इधर उधर की बातें आपको बाय डिफॉल्ट याद रह जाएगी, बट फिर भी ओके। चलिए तो गाइज आज के लिए यहीं पर रुकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग मिलेंगे कल शाम को, है ना, और मैं फ्राइडे टू संडे नहीं हूँ, है ना, मैं शुक्रवार से जुम्मे से रविवार तक नहीं हूँ, ठीक है। तो अभी तो 2 दिन हूँ मैं, चिंता मत करो, है ना, 3 दिन नहीं रहूंगा, फिर मंडे से अपनी मुलाकात होगी शाम को ही। ओके चलिए भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे कल।